चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो थे अपनी चीज़ों पे जीआईटीज का जो स्टार्ट हम लोगों ने कर रखा था। जीआईटीज में क्या था कि जो चीजें थी पूरे ट्रैक्ट को समझा, फिर उसमें के स्पेसिफिक ऑर्गन पे आए थे, स्पेसिफिक ऑर्गन यानी कि स्टमक पे आए थे। और स्टमक के बाद स्किन प्रेजेंट हो रही है ना, तो एक बता देना प्लीज। नो सर। नो सर। स्क्रीन नहीं हो रही है भाई। यस सर, हो गया। अब हो गया ना? ओके, यस सर। ठीक है। तो हम लोग जो स्टमक किए थे, और स्टमक में हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीजों को देख रखा था। कनेक्शन तक हम लोगों ने उससे पहले क्लास में, लास्ट क्लास हम लोगों ने लोकेशन देखा था। तो स्टमक कहाँ पे होता है? स्टमक अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर एंड लेफ्ट पार्ट में होता है। और उसके बाद जो हमारा उसके बाद जो हमारा यहाँ पे चीजें हैं, क्या कहते हैं कि 9 रीजन्स के, जो रीजन्स इसमें कौन कौन से रीजन इन्वॉल्व होते हैं, तो एपिगैस्ट्रियम, अम्लाइकल एंड लेफ्ट हिपो, सारे रीजंस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने स्टमक के शेप एंड पोजीशंस पे देखा था कि शेप एंड पोजीशंस की क्या चीज है। शेप के बाद हम लोग जब किए थे, क्योंकि ये मस्कुलर बैग होने की वजह से कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है, और जब वो एम्प्टी स्टेज में होता है तो ज्यादा वर्टिकल होता है और जे शेपेड होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। जब पार्शियली डिस्टेंडेड स्टमक होता है, पार्शियली डिस्टेंडेड तब जब हम खाते खाली हम खाया पिया और हमारे स्टमक जब स्टोर हुआ, से एक्सचेंज हो जाती है, जिसको हम लोग पायरिफॉर्म कहते हैं। पायरिफॉर्म शेप मतलब नास्तिक के जैसा कोई शेप बन गया। और ठीक है, फिर हम एक और चीज जो पहला जो एम्प्टी स्टमक में देखा, जो वर्टिकल था, तो मोर हॉरिजेंटल ये हो जाता है, यानी थोड़ा सा और नीचे के फॉर्म में आ जाता है किसी ओबेस पर्सन के अंदर। जब कोई पर्सन हेल्दी हो, मोटा हो, उस पर्सन में देखा है कि कि जो उसके स्टमक होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। देन हम लोगों ने कल पढ़ा था साइज एंड कैपेसिटी। साइज के बारे में क्या, 25 सेंटीमीटर के इसके लेंथ हो गई। इसमें और चीजें मैं आपको बताया था कि एसोफेगस का भी लेंथ है, स्टमक का भी लेंथ है, ड्यूडेनम का भी लेंथ है। और ये चीज स्ट्रक्चर 25 आपको 25 सेंटीमीटर के स्टमक के लेंथ या सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, आवाज जा रही है मेरी? अब आ रही है सर। अब आ रही है। हाँ हाँ, तो बर्थ की जो कैपेसिटी है ml है, यानी 1 आउंस के अप्रोक्सीमेट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम इस पे कहते हैं जब बढ़ जाती है, उस टाइम कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और 1 लीटर अप्रोक्स 1000 ml के आसपास आ जाती है। फिर जब एक पर्सन एडल्ट होता है, पूरी तरह से यंग हो जाते हैं, तो उस पर्सन के अंदर के बाद बात क्या है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द नहीं है स्टमक। सर, स्टमक आवाज के क्लियर एक्सटर्नल नहीं आ फीचर रही है। बाहरी सर आपकी बाहर आवाज चीजों कट के आ को रही है। हमने देखा था। क्लियर से आ रहा है। नहीं, आवाज क्लियर है सर। तो आप अपने साइड से नेटवर्क देखे इधर से नेटवर्क है सर, अच्छा नेटवर्क है इधर। आप लोग को अगर कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट माइक को अनम्यूट करके पूछे। आप चैट बॉक्स में लिख रहे और अपने तरफ के नेटवर्क को प्रॉपर कर ले, थोड़ा सा अच्छे जगह पे चले जाएं जहाँ पे नेटवर्क हो। और एक बार सर आप मदर सर, जी 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 हाँ, जी एक बार सर, आप मैं सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, फिर जी उसके बाद सर, मैं बात एक स्टार्ट करें। थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को ठीक है।
हेलो हेलो। हेलो प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन टू पार्ट्स भी होता है। तो इनके बाद जो ये चीजें थी जिसमें कि हमने आपको जो ऑरिफिन्स वाला जो था वो चीजें हम लोगों ने ऑरिफिन्स में कार्डियक ऑरिफिस, जब हम ऑरिफिन्स ऑफ स्टमक पढ़ते हैं तो दो ऑरिफिसेस होते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक ऑरिफिस। ऑरिफिस इन द सेंस ऑफ ओपनिंग, ठीक है। तो कार्डियक ऑरिफिस जो हम लोगों ने देख चुका था, ठीक है। अब बच रहा है हमारा क्या, पाइलोरिक ऑरिफिस। तो आज की क्लास में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पाइलोरिक ऑरिफिस के पास से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये पाइलोरिक ऑरिफिस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इट इज ओपन इनटू द डियोडेनम। ये कहाँ ओपन हो रहा है, डियोडेनम में ओपन हो रहा है, यानी कि नीचे वाला जो ओपनिंग है स्टमक का, उसी को हम लोग बोलते हैं, जो ओपनिंग है आगे के स्ट्रक्चर में जो खुल रहा है, उस स्ट्रक्चर को ही हम लोग, और उस ऑरिफिस को हम लोग पाइलोरिक ऑरिफिस या पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि आपको जस्ट मैं बताया था कि कार्डियक ऑरिफिस के पास ही लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी होते हैं, और स्फिंक्टर के फंक्शन में आपको बता चुका हूँ कि वो टू वे फ्लो भी यहाँ पे होता है, हर स्फिंक्टर का ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो पाइलोरिक ऑरिफिस एंड पाइलोरिक, जो पाइलोरिस होता है, पाइलोरस एक स्ट्रक्चर है, जब अभी दिखाएंगे आपको, उसी को हम पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ये डोडेनम ओपन होता है। अब हम दिखाते इन एन एम्प्टी स्टमक, जब स्टमक आपकी खाली हो और सुपाइन पोजीशन में हो, या आप सुपाइन पोजीशन में हो। आपको मैं सुपाइन पोजीशन पहले पढ़ा चुका हूँ, जे बेसिक एनाटॉमी हम लोग का जब चल रहा था, तो वहां पे आपको सारा मैं चीज बता चुका हूँ। तो मैं बताया था कि ये चीजें सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होगी। तो आ रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो सुपाइन पोजीशन में हो या एम्प्टी स्टमक हो, खाली स्टमक हो, उस समय हम लोग जो देखते हैं, इट लाइज, जो आपका पाइलोरिक ऑरिफिस होता है वो कहाँ पे होता है, इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। यानी अगर ये पब्लिक बंदा है कोई, इसके अगर हम यहाँ पे गर्दन बना दे रहे हैं और इसका ये बॉडी बना दे रहे हैं इस तरह से, मान ले आप इस तरह से ये बॉडी बना दे रहे हैं, और दूसरा कलर से लिए मीडियन लाइन हम इस पे ग्रीन कलर का ले लिए, जो बार बार हम लोग मीडियन लाइन लेते थे। यहाँ से इधर की तरफ जो उसका पाइलोरिक होगा, उसके लेफ्ट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ, यानी कि इधर की तरफ, लेफ्ट हो गया, इधर की तरफ 1.25 सेंटीमीटर अगर मूव करते हैं, तो 1.2 सेंटीमीटर मूव करने के बाद क्या मिलेगा, सॉरी राइट साइड है यहाँ पे, राइट साइड अगर हम मूव करते हैं इधर की तरफ, राइट साइड है, राइट साइड 1.25 सेंटीमीटर अगर मीडियन प्लेन से मूव करते हैं, तो उसी पोजीशन में आपको मिलेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक ऑरिफिस जिसको हम बोले वो मिलेगा। अब लेवल क्या होगा, वर्टिब्रल रिलेशन अगर हम देखेंगे, जैसे कल वर्टिब्रल रिलेशन हमने उसका देखा था कार्डियक ऑरिफिस का, तो क्या था T11, थोरेसिक 11, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है T11। लेकिन जो इसका वर्टिब्रल रिलेशन है वो है L1, यानी पीछे से हम देखेंगे तो लंबर L1 के लोअर बॉर्डर से, जब वर्टिब्रा हम लोग पढ़ेंगे उसमें बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे मैं वर्टिब्रा बना दे हूँ आपके लिए, सपोज दैट ये मान लीजिए कि वर्टिब्रा है, इस तरह से ही वर्टिब्रा बनेगा जो हम लोग देखेंगे। तो 3D डायग्राम बनाना होगा हमारे, तब समझ में आएगा। तो ये जो मान के चले कि ये नीचे वाला जो रेड कलर का है, रेड है नहीं, मैं अभी रेड कर दे रहा हूँ इसी को, रेड कलर का ये लोअर बॉर्डर हो गया, और L4 लोअर बॉर्डर, और ये ग्रीन कलर ऊपर का हो गया U4 अपर बॉर्डर, ठीक है। तो लोअर बॉर्डर एंड अपर बॉर्डर वर्टिब्रा, तो मान लीजिए L1 का वर्टिब्रा है, तो पाइलोरिक इसके लोअर वर्टिब्रा से होकर के, ये लोअर पार्ट जो है इसके पास में ये रिलेशन इसके लेवल से क्रॉस वहां पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। या फिर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन हमने 9 रीजन में देखा था, इस तरह से 9 जो रीजन बनाए थे, जिसमें ये वाला जो लाइन है जिसमें टिक कर रहा हूँ, ये लाइन जो आगे की तरफ ये ट्रांसवर्स लाइन, इस ट्रांसवर्स लाइन को ही ट्रांसपाइलोरिक प्लेन हमने आपको बताया था, या ट्रांसपाइलोरिक लाइन बताया था। इसी के लेवल में और L1 के लेवल में हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे देखा गया हमारा जो पाइलोरिक ऑरिफिस होता है, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है पाइलोरस, अभी हम पाइलोरिक वर्ड से कई चीजें और सुनूंगा। पाइलोरस एक वर्ड होता है, पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस होता है एक पार्ट है स्टमक का, अभी हम दिखाएंगे ओपन। पाइलोरस का मतलब होता है, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, मैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो लिख ले। पाइलोरस वर्ड जो होता है ना, उसके मतलब क्या आते हैं आपके गार्ड के, गेट गार्ड के, यानी कि जो गेट गार्ड होता है ना, जिसको आप गेट कीपर बोल ले, या कॉलेज में हो या अपने घर पे हो, बिल्डिंग पे हो, उसका काम क्या होता है, पूरी गार्डिंग करना, अपने घर की सुरक्षा करना। तो सेम चीज पाइलोरस वर्ड जो ना लैटिन ग्रीक वर्ड है, तो वो वहां से आया हुआ, तो उसके सेंस जो आते हैं, मतलब आते हैं, अगर अभी के टाइम में अगर देखें मॉडर्न में, तो उसके मतलब आते हैं गेट गार्ड की। तो
स्फिंक्टर भी जो हमारा अभी पाइलोरस वाला पार्ट है वो भी एक तरह का गेट गार्ड है, वो आपको भी जस्ट मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें पाइलोरिक चीजें क्या थी, पाइलोरिक ऑरिफिस। पालिक ऑरिफिस क्या है, नीचे में जस्ट मैं आपको एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू। ये पार्ट अगर आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आप लोग गौर अगर करें यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ स्टमक का ये वाला पार्ट, इस पे मैं रेड कलर का ये ले रहा हूँ, एक रिंग टाइप का बना हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे देख ली एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस टाइप का गड्ढा टाइप का यहाँ पे शो कर रहा है ना, ये गड्ढा। लेकिन एक्चुअली जब आप ह्यूमन बीइंग पे देखोगे तो कोई इस तरह का नोच वोच नहीं है यहाँ पे। नोच मतलब होता है बॉर्डर कट जाता है उसको नोच बोलते हैं, ठीक है, तो वो नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे क्या है, ये पाइलोरस वर्ड दिखाया ना, पाइलोरस इसी का मतलब होता है गेट गार्ड। जब ये स्टमक पूरा कमड़ा हो गया, ये स्टमक जो है पूरा का पूरा, ये जो स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक पूरा का पूरा घूम है, और इसी से जो निकलेगा, और मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ, इससे जो निकलेगा तो इस गेट से हो करके ही निकलेगा। और जब ये गेट से हो करके निकलेगा तो कोई गेट कीपर, गेट गार्ड के फॉर्म में जब तक सपोर्ट नहीं करेगा तो आगे नहीं। तो यही यहाँ पे जो पाइलोरस वर्ड है जिसके लिए गेट गार्ड के सेंस में चीजें हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ऑरिफिन्स हो गया, ये यहाँ पे पाइलोरिक ऑरिफिन्स, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये नीचे की चीजों को कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स के आगे की चीजों को देखते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं अब कर्वेचर्स पे, इस पे आ जाते हैं कर्वेचर्स, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कर्वेचर्स। कर्वेचर्स बोलते हैं जनरली अपनी भाषा में, अगर आपको बताए तो टुडे आप सुनेंगे बॉर्डर, क्या चीज, स्टमक के कर्वेचर्स, यानी कि कर्व जो चीज, कर्व बोलते हैं ना, कर्व घुमा हुआ चीज है, तो उसी से बना हुआ यहाँ पे कर्वेचर्स है, ठीक है। तो स्टमक के कर्वेचर्स पे हम जब बात करते हैं तो यानी कि स्टमक के बॉर्डर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है दोनों पे। तो जो कर्वेचर्स है वो दो है, एक क्या है आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, एक बड़ा है तो उसको, एक छोटा है जिसको हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, एक बड़ा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर्स एंड लेसर कर्वेचर्स, ये दो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग इस पे देखेंगे भी ग्रेटर कर्वेचर एंड लेसर कर्वेचर, ठीक है। तो लेसर कर्वेचर होता कैसा, इट्स इज कॉनकेव एंड फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। ये कैसा होता है, कॉनकेव होता है। जब स्टमक का आप ऐसे देखोगे, स्टमक ऐसे देखोगे तो ये जो छोटा वाला पार्ट है जो ऊपर में मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये जो है ये देख रहे कॉनकेव लग रहा है ना, कॉनकेव शेप है, तो यही आपका क्या है, लेसर कर्वेचर। एरो लगा दूं आपका, ये क्या है, लेसर कर्वेचर्स। और जो बड़ा वाला इधर वाला पार्ट है, अगर हम ओरिजिनल डायग्राम पे आ जाए तो इससे ज्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पे डायग्राम पे ही लिखा हुआ, ये पार्ट्स लेसर कर्वेचर, मैं स्पॉटलाइट लेके आपको दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो पूरा पार्ट है ये लेसर कर्वेचर ही कहलाता है। यहाँ देखे एरो करके यहाँ पे आपका लिखा हुआ लेसर कर्वेचर, ये जो बॉर्डर है इसी को हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे साइड में आ जाओ, ये ग्रेटर कर्वेचर, यहाँ से लेकर के ऊपर तक दूसरे साइड, ये बड़ा भी है देखने में लग रहा है, तो ये जो है बड़ा। अब आपको देखने में नहीं लग रहा है जो लेसर वाला कर्वेचर ये कॉनकेव है, कॉनकेव कॉन्वेक्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में अच्छे से, तो इसको समझाने की खास जरूरत नहीं है। जिन्हें जरूरत होगी तो प्लीज आप बता देना, मैं बता भी दूंगा इसको। तो जो लेसर कर्वेचर है वो देखने में कैसा लग रहा है, कॉनकेव लग रहा है। और जो ग्रेटर कर्वेचर्स है वो क्या होता है, आपको देखने में कैसा लग रहा है, और ग्रेटर कर्वेचर्स आपको देखने में भी कॉन्वेक्स लग रहा है, ठीक है। तो एक कॉनकेव है तो दूसरा कॉन्वेक्स लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम कर्वेचर्स एनालिसिस, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे नोट्स के हिसाब से। अब बात आ रही कि हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर्स के बाद सरफेस, क्या चीज है, सरफेस। देखिए सरफेस में थोड़ा समझने की बहुत ही कंसेप्चुअल, आप यहाँ पे थोड़ी सी इमेजिन कर रहे हो यहाँ पे। अगर आप लाइव की क्लासेस होती तो बहुत ज्यादा बेहतर से समझाता मैं यहाँ पे, लेकिन जो है हमारे यहाँ पे इस पे 3D आपको सोचनी पड़ेगी। मैं जैसे जिस पे बोलूंगा आप थोड़ा सा अपनी ब्रेन को कंसंट्रेट रखना यहाँ पे, ओके। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे सरफेस, सरफेस की जब हम लोग बात करेंगे, कौन क्लास के अंदर में गाने बजाए, Please, students, good morning.
of हटा दीजिए इसको। कल मोबाइल ही बजा। मैंने जैसे कहा था कि वगैरह इस तरह की सॉन्ग वगैरह आपको एहसास नहीं हो रहा है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ और हमारा इसमें कुछ लॉस नहीं है। जो भी हो आप, आपका खुद का लॉस है। मैं अभी आपको अब अपनी पंक्चुअलिटी, अपने प्रोफ़ेशन का बहुत इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ। इस पंक्चुअलिटी की वजह से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या था, मैं अगर एप्लीकेशन देकर के आज लीव पे जा सकता था। लेकिन आपको यकीन नहीं, आप कहो तो मैं वीडियो खोल के मैं दिखा दूँ, कड़ी धूप में खड़े होके मैं पढ़ा रहा हूँ पब्लिक प्लेस पे आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी करो क्लास के अंदर में। इतनी तेज़ धूप है उसके बाद भी मैं पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि हमें लगा कि हमारी प्रोफ़ेशन है, जब तक मैक्सिमम अपनी प्रोफ़ेशन में मेंटेन कर पाए सारी रूल रेगुलेशन को, तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन आप लोग इस तरह से गाने बजा करके डिस्टर्ब करोगे, ये करके डिस्टर्ब करोगे, तो फिर बेहतर है कि आप इस प्रोफ़ेशन को बर्बाद कर सकते हो। इस प्रोफ़ेशन की इज़्ज़त जी बरकरार सर, रखें आप प्लीज़। जी सर, आप 12-1 बजे पढ़ाइए। की मुझे उम्मीद है कि इस वक्त से बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप काफी मुश्किल में बाहर जाके आउटसाइड जाके पढ़ा रहे हैं सर। डेफिनेटली मैम, मैं हाइट आदमी 50-60 फीट की हाइट पे हूँ अभी। बांध एक बहुत बड़ा, मैं दूसरी जगह गेस्ट बन के आया हुआ था, लेकिन मुझे क्लास लेनी थी। मैं उनको बोला कि मुझे क्लास लेनी, तो बोले वहाँ पे अच्छी नेटवर्क आती है, आप चले जाओ। धूप में खड़े होके मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं, वीडियो खोल के दिखा भी सकता हूँ। मुझे एक शौक होता है, मेरे पढ़ाना बहुत बड़ा मेरा पैशन है, बहुत अच्छा लगता है और प्रोफेशन, और मैं टाइम दे दिया तो मुझे एनी हाउ एनी सिचुएशन उस टाइम पे हैंडल करने चीज़ों को क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना हर चीज़ की, ज़िम्मेदारी होती है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ी-सी कोऑपरेट करें। आप लोग अगर कोऑपरेट ना करेंगे, तो फिर नहीं होगा यहाँ पे चीज़ें। तो जो भी डिस्ट्रक्टिव टाइप की चीज़ है, प्लीज़ आप, बेहतर है कि आप ना ही आएँ, क्योंकि अदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे सोच से या बहुत फर्स्ट क्लास से लगे हुए हैं यहाँ पे, कुछ सीखने के लिए लगे हुए हैं ना, तो उनको तो कम से कम डिस्टर्ब ना करें आप लोग। तो मैं, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। मैं फिर से जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो मैं इतना तक आपको ऑफर कर रखा हूँ, पर्सनल मुझे कॉल कर, व्हाट्सएप कर ले सर, आप फ्री हो, आप कॉल कर ले, मैं आपको फ्री होकर कॉल पे भी समझा दूँगा। लेकिन आप अपने अंदर एक पोटेंशियल रखो। मैं फर्स्ट दिन की क्लास में आपको बताया कि अगर आप चाहोगे तो मैं आपको एनाटॉमी का जादूगर बना दूँगा। एनाटॉमी सिखाना मेरे ज़िम्मे आप लोग छोड़ दें, मेडिकल की चीज़ों को समझना मेरे ज़िम्मे छोड़ दें, सिर्फ़ आप अपनी चाहत को बरकरार रखें। तो मैं आपको हर चीज़ बता दूँगा, सिखा दूँगा, समझे ना? सो प्लीज़ अगर नहीं आ रहा समझ में, अभी पूछे, अभी नहीं समझ में आ रहा, आपको 2 घंटे बाद पढ़ने के बाद फिर समझ में आया, फिर से मेरे को व्हाट्सएप कर लो, मैसेज कर लो, नहीं आ रहा सर आप मुझे कॉल कर लो, और हम फ्री उस टाइम है तो उस टाइम आपको कॉल करके बता देंगे। Dr. Mazhar Sahab, Dr. जी, Mazhar जी, Sahab, जी। Salam alaikum. On behalf of जी, students, really I apologize. On behalf of students, बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले देखिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे डाला जाता है, ये ऑन एयर होता है, तो जो भी वो XYZ अगर उनका इस तरह की हरकत अगर सामने आती है, वो खुद को कल को देखेंगे कितना उनको अच्छा या खराब लगेगा, खुद को जज करें। वैसे ही उनके पेरेंट्स, उनके दोस्त लिखेंगे, देखेंगे तो क्या लगेगा कि टीचर और क्लास, देखिए इतने बच्चे कनेक्टेड है, 32 सबको डिस्टर्ब किया, तो कितने अफसोस की बात है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स हम अपोलोजाइज कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप किस मुश्किल में कैसे कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, और दे शुड अवेल द अपॉर्चुनिटी। यही नहीं, आप तो इतना ये कह रहे हैं कि भाई क्लास के बाद भी पूछ लो, तो उनको अगर वाकई इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए कि यार वी नो यू, कि आप रियली, आपका टीचिंग आपका पैशन है, एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू गिव द मैक्सिमम। तो बच्चों आप लोगों को भी चाहिए, देखिए अभी भी रिकॉर्डिंग, इवन मेरी बात भी रिकॉर्ड हो रही है। कितने अफसोस की बात है, कल को आप, ये हमेशा के लिए रहेगा, हम लोग रहे ना रहे, 10, 20, 30, 40 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जब एक बार यूट्यूब पे गया, जब तक नहीं डिलीट किया रहेगा, आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आपके बच्चे हैं, तो आपकी उल्टी सीधी हरकतें कितनी खराब लगेगी बताइए। तो ख्याल करना है कि हमें वो काम करना है जिसे देख के अगर कोई तारीफ नहीं करे तो कम से कम हमें खराब भी नहीं कहे, क्योंकि खराब कहने का मतलब वो आपको नहीं कह रहा है, आपको कहेगा, आपके टीचर को, आपके इंस्टीट्यूट को, और फिर फाइनली इट विल गो टू योर फैमिली, आपके पेरेंट्स को, कि भाई इस बच्चे को तरबियत इसके माँ बाप ने नहीं दिया,
इसको संस्कार नहीं मिला, इसको वो वैल्यूज नहीं मिले, तो क्या ये आप सुनना पसंद कीजिएगा? और ये जो आपका प्रोफेशन, अगेन यहाँ पे तो डिसिप्लिन नहीं तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, नहीं तो काइंडली मतलब जो टाइम है उसका मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, एंड ही इज रेडी टू सपोर्ट यू, है ना। अपना इनका दरभंगा ही में नहीं, मिथिलांचल में एक इमेज है टीचिंग में, और लोग मतलब इनसे पढ़ने के लिए बच्चों का एक ये होता है, डिफरेंट मतलब कॉलेजेस से लोग आते हैं, इनसे हेल्प लेके जाते हैं। ही इज नॉट रनिंग बिहाइंड द money, he is running behind the students to whom he can give the best education. So please आप लोग इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, देखिए इनसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नॉलेज लीजिए। आप अभी जिस रिदम में जिस इससे एक्सलेशन से पढ़ा रहे थे सब टूट गया, अब वो चीजें इनको फिर ये करने में एक वक्त लगेगा, समझिए आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजहर साहब, प्लीज फॉरगिव देम एंड यस सर, डेफिनेटली, थैंक यू। ओके सर। स्टूडेंट, चलिए हम लोग बैक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो ना, हाँ, सरफेस जो होता है उसके बारे में ये कह रहा था, आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप अपने ब्रेन में इन चीजों को जब मैं हर चीज बोलूंगा आपको इमेजिन करना, थोड़ा सा मैं फिगर पे भी पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा सा अपना एनर्जी आप लोग को लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सरफेस, जब हम बात, सरफेस तो कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुन से लिवर में भी सरफेस, हमने 5 सरफेस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी सरफेसेस है। लेकिन आप कहो कि सर यहाँ पे जब शेप चेंज हो जा रहा है, आप किसी का शेप मेंटेन रहेगा तो सरफेस मेंटेन रहेगा, बात समझ में आ रही है ना। मेरी बता पॉलिथीन दे रहा हूँ, ये बैलून ले लो ना, सीधी सी बात, बैलून में एयर डाल रहा हो तो एक सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। हो सकता है जिस शेप का बैलून है उतना ज्यादा सरफेस एरिया, अगर सपोज रेक्टेंगुलर अगर कोई बैलून बन जाएगा तो रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया, तो मतलब उसमें रेक्टेंगुलर कई सरफेस बन गया, एंटर पोस्टीरियर, कोई गोल वाला अगर चारों तरफ से सरफेस हो जाए, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी आप ये क्वेश्चन बन सकता कि मैं ही बना के वो बता रहा हूँ, जिस तरह आप सरफेस पढ़ाओगे तो यहाँ पे जब कोई नहीं कर रहा, जब तो शायद जे शेप हो जा रहा है, फिर वो होता है फिर से, लेकिन इसीलिए यहाँ पे सरफेस में नाम बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। यहाँ पे जो सरफेस है, एक देखो पहले क्या लिखो, एंटीरियर सरफेस में, एंटीरियर सरफेस, और इसको बोलते हैं एंटेरो सुपेरियर सरफेस। बात समझ भाई। एक तो एंटीरियर सरफेस तो सामने में आ गया, क्या एंटीरियर मतलब सामने का सरफेस। दूसरा क्या है, उसी सरफेस का दूसरा नाम है एंटेरो सुपेरियर सरफेस। एंटेरो मतलब सामने, दो वर्ड से मिला, सुपेरियर यानी ऊपर की तरफ, यानी एंटीरियर भी और सुपेरियर भी यहाँ पे एस्पेक्ट है, ठीक है। दूसरा जो है उसका कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को हम लोग बोलते हैं पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस। पोस्टेरो यानी कि पीछे भी और नीचे की जानिब भी, वो पीछे की जानिब भी और नीचे की जानिब भी दोनों मिला के एक सरफेस बना, तो हम उसको पोस्टीरियर सरफेस ही बोलेंगे। देखो दोनों अगर हम बोल रहे तो मोस्टली खास एक पोस्टीरियर रखा गया, तो पोस्टीरियरली ज्यादा हिस्सा कवर करता है, इन्फीरियरली थोड़ा सा करता है, जिसकी वजह से हम लोग अलग से पोस्टीरियर सरफेस भी बोल देते हैं, दोनों मिला के पोस्टेरो इन्फीरियर सरफेस भी बोल देते हैं। अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं, तो थोड़ा सा इंजॉय करके अच्छे से यहाँ पे, ये तो खैर सामने से आपको दिख रहा है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये क्या आपका सामने से और पूरी की पूरी चीजें दिख रही है। ये जो दिख रही सामने का सरफेस हो गया, ये तो अभी पूरी डायग्राम है, तो हम सबको आपको क्या लग रहा है कि एकदम सामने में एक सरफेस है, लेकिन मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पता है जो एंटीरियर सरफेस है, ये सामने दिखा A4 एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर का नाम क्या, एंटेरो सुपेरियर भी नाम बताया मैं आपको। तो एक नीचे से मान लो, यहाँ पे देखो एक व्हाइट व्हाइट का ऑलमोस्ट गया है, मैं उसी को एक बिग लाइन में आपको बड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये मान लो आपका एंटीरियर है और ये मान लो आपका सुपेरियर है। तो जो फेस करता है ना स्टमक, वो आप जब फेस करना मतलब दिखना, सामने से आप देखोगे तो कैसा लगता है, ऐसा लगेगा कि सामने तो वो दिख रहा है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है। कैसा लगेगा, सामने वाला जो चीज है स्टमक को सामने से आप देखोगे तो लगेगा कि सामने भी दिख रहा है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो उसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एंटेरो सुपेरियर, यानी आगे की तरफ भी दिख रहा है वही चीज, और उसका कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ भी उठा हुआ है, ठीक है। तो उसी रिलेशंस को हम लोग बोलते हैं कि अपने आप को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एंटीरियर सरफेस, एंटेरो सुपेरियर। अब थोड़ा सा एक क्लासिकल एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करें, जो आप कद्दू या लौकी जो भी बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, समझ रहे हो तो आप लोग समझ रहे हैं, वो अगर इस टाइप का हो, ऑलमोस्ट टेढ़ा टाइप का, देखते हो ना मार्केट में मिलता है इस टाइप का कद्दू और लौकी इस टाइप का, तो आप थोड़ा सा उसको आज ले करके घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखना कि फुल
सर्किल सरफेस लगेगा, लेकिन आप एंटीरियर और पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट में ऑब्लिक रख करके देखो तो बहुत ही इजीली वहां पे आप समझ पाओगे उसकी सरफेसेस को, ठीक है। तो सेम इसी तरह जब पोस्टीरियर एस्पेक्ट में चले, ये तो सामने का एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, सेम इसी तरह अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट में चले जाते हैं, पीछे की तरफ अगर हम चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जब आप देखोगे तो वही पोस्टीरो इंफीरियर, यानी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस होगा, मान लो यहाँ पे इसको हम पोस्टीरियर कंसीडर कर रहे हैं, तो वो मान लो पीछे की तरफ है पोस्टीरियर सरफेस, और कुछ हिस्सा ऐसा लगा कि नीचे की तरफ है तो इंफीरियर सरफेस, तो उसको हम पोस्टीरो इंफीरियर सरफेस। अब इसको देखोगे तो ये बैकवर्ड भी लगेगा और डाउनवर्ड भी लगेगा। क्या लगेगा? बैकवर्ड भी लगेगा और डाउनवर्ड भी लगेगा, जैसा कि आपके नोट्स में मैं यहाँ पे मेंशन करा। ये सारा नोट्स मैं आपको कल ही सेंड कर दिया था, ताकि आप एक बार देख लो। जहां तक मेरा फुल प्रिपेयर्ड रहा था, मैं एक्स्ट्रा भी आप लोग को नोट सेंड कर दूं। ये सब चीजें ऑलमोस्ट आपको सेंड था, पढ़ाया नहीं था मैं। तो ये चीजें हो गई बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस की फेसेस है वो आते, ठीक है। अब हमने सरफेसेस तक देख लिया, और हम लोग एक्सटर्नल फीचर्स में सरफेसेस देख लिया। सरफेसेस के बाद जो बच रहा है हमारा पार्ट ऑफ स्टमक, क्या बच रहा है? पार्ट ऑफ स्टमक बच रहा है। तो पार्ट ऑफ स्टमक में हम लोग अब आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको मैं बताई, जब एक्सटर्नल फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं तो ऑरिफिस भी कितने पढ़े? 2 पढ़े। बॉर्डर भी कितने पढ़े? 2 पढ़े। सरफेस भी कितने पढ़े? 2 सरफेस पढ़े। पार्ट भी हम आपको पहले 2 पार्ट बता रहे हैं, ठीक है। पार्ट में भी क्या बता रहे हैं आपको? 2 पार्ट बता रहे हैं, यानी स्टमक खुले तो 2-2 बाइंड में आ जाए। स्टमक का एक्सटर्नल वर्ड आए तो जो वर्ड बोलो भाई 2 है, जो वर्ड बोलो वो 2। इस तरह से मैं आपको याद करने के लिए बार बार ये 2-2 वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। जो भी स्ट्रक्चर है वो 2-2-2-2, तो आपको याद, ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो माइंड में फिक्स हो गया। ऑरिफिस इज कितना है? 2। बॉर्डर कितना है? 2। कर्वेचर कितना है? 2। तो ये चीजें आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए कि स्टमक के एक्सटर्नल फीचर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो 2-2 का ही फंडा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें, हाँ। अब जब हम पार्ट ऑफ स्टमक में आते हैं तो मेनली स्टमक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जैसे कि आपको मैं बताया अभी। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियक पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्ट। तो अब हम लोग स्टमक के डायग्राम पे देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा देखने में, लेकिन इस पूरे फिगर को हम लोग इस नोट्स को पढ़ के जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। फिर हम लोग देखते हैं 2 पार्ट्स, जो मेन जो है, एक कार्डियक पार्ट, एक पाइलोरिक पार्ट। फिर फर्दर जो है ना, एक एक पार्ट को, यानी कार्डियक को भी और पाइलोरिक को भी अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? अलग से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कि 2 पार्ट ऑफ द स्टमक फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 अनदर पार्ट, यानी ईच पार्ट ऑफ, जो 2 पार्ट में किया और ईच पार्ट जो बच गया, एक एक पार्ट, कार्डियक पार्ट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट इज आल्सो सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब हम लोग देखते हैं कार्डियक पार्ट जो है उसमें 2 हिस्सों में बांटते हैं, तो एक फंडस होता है, एक बॉडी होता है। फिर पाइलोरिक को तो हम 2 पार्ट में बांटते हैं, तो एक पाइलोरिक एंट्रम होता है, एक पाइलोरिक कैनाल होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखाया कि पहले स्टमक को 2 पार्ट में, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट में कर दिया। कार्डियक को फिर 2 पार्ट में बांटा, फंडस एंड बॉडी के पार्ट में। फिर पाइलोरिक को भी 2 पार्ट में बांटा, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। अब इन चीजों को हम लोग बहुत अच्छे खूबसूरत डायग्राम के साथ हम लोग अभी देखेंगे, और गारंटी की चीज आपके माइंड में पूरी तरह से आनी है इस चीज की, ठीक है। तो इसके लिए हमें आप लोग एक नया सा डायग्राम दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप आ जाओ इस डायग्राम पे, ठीक है। आप अगर देख रहे हो तो पहले स्टमक को जो हम लोग डिवाइड करते, पहले वाली चीजों को यहाँ से आता, मैं गड़बड़ दे रहा हूँ। ये पूरा का पूरा हो गया कार्डियक पार्ट स्टमक का। ये क्या हो गया? मैं रेड कलर के अंदर जितना कर लिया वो हो गया क्या? आपका कार्डियक पार्ट। रेस्ट जो बच गया कार्डियक से, यानी इधर से ब्लू वाला मैं इधर कर दिया, ये हो गया पाइलोरिक पार्ट। क्या हो गया आपका? पाइलोरिक पार्ट। पूरे स्टमक पे आप देख नाम भी लिखा हुआ। फिर अगर हम लोग बात करें पाइलोरिक पार्ट को भी हमने फिर क्या किया? 2 हिस्सों में, और कार्डियक पार्ट को भी 2 हिस्सों में। आप देख रहे होंगे एक यहाँ से डॉट डॉट लाइन है, ये लाइन में यहाँ पे ले रहा हूँ येलो कलर से, देख रहे हैं? तो इससे ऊपर जो ये फंडस ऑफ स्टमक है, यानी कि पूरे कार्डियक रेड वाले को 2 हिस्सों में बांट दिए। एक फंडस ऑफ स्टमक जो आपको दिख रहा होगा, ये फंडस डोम शेपेड में बना दिया। ये पूरा येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो है, ये डोम शेपेड कहने का मतलब कर्व ऊपर की तरफ जो होता है ना, कर्व शेपेड जो ऊपर की तरफ, डोम शेपेड, जो डायफ्राम अपना डोम शेपेड डायफ्राम है ना, तो उसी की तरह यहाँ पे इन चीजों को अच्छे से देखा। मैं इसका एक क्लिनिकल चीज बताऊंगा आपको, बहुत लाइफ में यूज होंगी इन चीजों का। तो फंडस ऑफ स्टमक जो है ये आपका दिख गया, फंडस ऑफ स्टमक, ठीक है। और कार्डियक को पहला हिस्सा 2 हिस्सों में बांटे फंडस में, तो फंडस दिख गया, दूसरा बच के आ गया बॉडी।
जो रेस्ट पार्ट, ये जो रेस्ट पार्ट आपका ये नीचे का जो बच गया, नीचे का जिस बॉडी ऑफ स्टमक कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ स्टमक कहलाता है। अगर आप डायग्राम को बहुत अच्छे से देख रहे होंगे तो अब आपको एक चीज और देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये रेस्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ नीचे वाला येलो कलर से इसको हम ले रहे हैं, ये पाइलोडिक पार्ट है। फिर पाइलोडिक पार्ट को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो हिस्सों में कर दिया, पूरे येलो वाले को दो हिस्सों में देख रहे हैं, हो गया दो हिस्सों में। येलो पूरा जो है पाइलोडिक पार्ट है, और ये पाइलोडिक पार्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू अनदर पार्ट। जो टू अनदर पार्ट है, आप देख सकते हो, तो पहला वाला जो एक नंबर एक में दे दिया, एक में दो नंबर दे, जो पहला वाला है उसको पाइलोडिक एंट्रम बोलते हैं। देखो एंट्रम का मतलब क्या होता है? गुफा। एंट्रम का मतलब होता है, सीधी सी बात मिलेंगे, बताओ, गुफा, ठीक है। एक पाइलोडिक एंट्रम है, एक पाइलोडिक कैनाल है। तो गुफा ऑलमोस्ट कैनाल थोड़ी सिमिलरिटी है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो कैलिबर है, यानी कि ये इसकी ये चौड़ाई अगर देखते तो कुछ ज्यादा है, तो थोड़ा गुफा टाइप का लगता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर तो कैनाल टाइप का लगता है, इसलिए टॉमस ने इसको नाम दिया। खैर उसके पीछे हम लोग को अपना दिमाग नहीं लगाना, जो नाम दिया वो पढ़ना है अभी, ठीक है, जो इसकी रियलिटी उस चीज को समझना है। तो ये पार्ट क्या होगा आपका? पाइलोडिक एंट्रम एंड पाइलोडिक कैनाल होगा। तो ये हम पार्ट्स ऑफ स्टमक को अच्छी तरह से यहाँ पे देख ली, कौन अलग अलग पार्ट थे। अब मैं आपको क्या बताया कि जस्ट मैं आपको बताऊंगा क्लिनिकल एस्पेक्ट। क्या बताऊंगा? क्लिनिकल एस्पेक्ट बताऊंगा यहाँ पे, जो फंडस ऑफ स्टमक का। इसको बहुत अच्छे से आप लोग देखना, ताकि आप लोग आज के बाद एक्सरे उठाओगे अगर स्टमक का, तो आपको चीजें है। मैं बार बार कहूँ, मैं क्लिनिकल चीज को भी रिलेट करता हूँ, आपको हर चीज तरफ से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले एक जो नेचुरली होता है हमारे, तो उनकी अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि मान लो ये आपका एसोफेगस था, मान लो क्या ये है एसोफेगस, ये एसोफेगस था, इधर से आपने खाया, खाना पीना अच्छे से, कोई पार्टी वार्टी में गए और अच्छे से खाए पिए खाना पीना, ठीक है। तो खाने पीने के बाद यहाँ पे क्या होता है ना, कभी एसिडिटी का फॉर्मेशन होने लगते हैं, एसिडिटी का गैस वैस का बनना स्टार्ट हुआ। गैस क्या? एयर है, गैस क्या? एयर मॉलिक्यूल्स। तो अब गैस का नेचर ऑलवेज क्या होता है? गैस ऑलवेज चाहता है कि हम अपवर्ड फ्लो करें, ऊपर की तरफ, ठीक है। ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ। अगर एडल्ट पर्सन है तो हम कल ही हम लोगों ने पढ़ा, ये जो इंस्टिंक्टर है ये क्या होगा? नेचुरली इधर से चीजों को नॉर्मली नहीं जाने देता है। मतलब कि अगर कोई फोर्स ज्यादा आप कर दिए तो जाएगा, कभी कभी ढेकार जो होता है गैस ही निकलता है ना, तो उस टाइम में जाता है, लेकिन नेचुरली नहीं जाता। लेकिन अब क्या है कि जब नेचर में गैस को ऊपर, आपके पेट में स्टमक में गैस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ घुसेगा? फंडस में घुसेगा। तो जो गैस आपके पेट में बनेगा तो ज्यादा एक्यूमुलेशन कहाँ होगा? फंडस ऑफ स्टमक में एक्यूमुलेशन होगा गैस का। अब आप जब कराओगे क्या, जा करके कोई कराया, एक्सरे कराया, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में आप जब देखोगे एक्सरे कराया, तो फंडस के पास देखोगे बहुत ज्यादा, लेफ्ट साइड ऑफ डायफ्राम का जो लोम है वहां पे देखोगे तो बहुत ही ब्लैक ब्लैक आएगा, क्योंकि जहाँ पे एयर होता है एक्सरे में वहां ब्लैक दिखता है। जैसे आप छाती की एक्सरे कराओगे तो पूरे ब्लैक ब्लैक दिखता है ना ब्रीड्स के अंदर में, तो एयर होता है क्योंकि लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे भी जो फंडस के पास गैस से जब एक्यूमुलेट होगा तो ये क्या बनेगा, तो इससे आप पता करोगे अच्छा इस पेशेंट को जो गैस का समस्या है, ठीक है। ये मैं क्लिनिकल चीजें थी, मैं यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो मैं अब क्वेश्चन आंसर की सेशन रख लेता हूँ। थोड़ा सा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया, जिसकी वजह से मैं सोचा था कि आज आपको ब्लड सप्लाई पढ़ाता, और ब्लड सप्लाई बहुत इंटरेस्टेड होगा। मैं अभी बता दूं कि ब्लड सप्लाई पढ़ने से पहले आप लोग कल जैसे हम पढ़ाएंगे, सो उसमें आप लोग गट वाला पोर्शन जरूर पढ़ के आइएगा, फोरगट मिडगट के स्ट्रक्चर, खासकर फोरगट को, ताकि मैं जब ब्लड सप्लाई कल पढ़ाऊं आपको हैंड टू हैंड आपके माइंड में डालूं, ठीक है। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर ले यहाँ पे, आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो। अस्सलाम सर। हाँ वालेकुम सलाम। सर पायरिफॉर्म शेप किसको बोलते हैं सर? हाँ देखो, लिखा हुआ ना पोस्टरली लिस्ट। हाँ पायरिफॉर्म शेप जो पी शेपेड को बोलते हैं। पी मतलब वो अपना नाशपाती होता है ना, अनानास, जो नाशपाती जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली, थोड़ा सा हिंदी में मेरा कंफ्यूजन है, लेकिन जो पी बोलते हैं इंग्लिश में जिसे हम, और जो पी शेपेड वही पायरिफॉर्म शेपेड, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं। सर कार्बन, हाँ बोले, जो बताए थे कि गैस जो फॉर्मेशन होके फंडस में चला जाता है, तो वो एक्सरे में कैसे पता चलेगा कि उसमें हाँ एक्सरे जब आप कराओगे
तो क्या होता है जनरली जब एक्सरे कराओगे तो गैस पेट में जब पेशेंट को कोई गैस नहीं बन रहा तो गैस तो होगा नहीं, यानी एयर मॉलिक्यूल्स होगा नहीं, क्या होगा, आप खाना खाए वो होगा या खाली होगा। तो एक्सरे में क्या होता है, जहाँ पे एयर होता है ना वहाँ पे ज्यादा ब्लैक एकदम डार्क स्पॉट मिलेगा, आपको डार्क चीजें मिलती है, ठीक है। तो नॉर्मली एक्सरे कराओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप जिस पेशेंट को ये फंडस में गैस का एक्यूमुलेशन होगा और गैस का एक्यूमुलेशन होगा तो उस पेशेंट को क्या होगा, आप जब कराओगे तो उस पेशेंट में क्या होता है कि जो गैस की वजह से जब एक्सरे आपका फिल्म बनेगा तो उस फिल्म पे देखोगे कि स्टोमक के फंडस वाले पार्ट पे बहुत काला काला दिख रहा होगा, जिससे आपको समझना कि गैस बना हुआ है। फिर इसके क्लिनिकल और भी बहुत सारे एक्सपेक्ट है, यहाँ बनेगा तो हार्ट बीट को भी बढ़ा सकता है, वो मैं आपको जब हार्ट की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये क्लिनिकल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ इसी चीज को कि उसमें इस वजह से दिखेगा क्योंकि उसके ऊपर एक्यूमुलेट होगा और एक्सरे में वो क्लियर कट गैस आता, तो एयर जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे डार्कनेस ब्लैकनेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑल ऑर्गन में अदर जगह, ठीक है जी सर। और कोई किन्हीं का आलों का क्वेश्चन हो तो प्लीज, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर ले। नहीं है तो कोई बात नहीं है। आज तक जो अभी मैं पढ़ाई और नोट्स तो आप लोग को मिला ही हुआ इसका। कल हम लोग ब्लड सप्लाई देखेंगे, ब्लड सप्लाई कुछ बेसिक चीज पहले देखेंगे, फिर हम स्टमक की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे और मैं 2-3 पॉइंट आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप कल पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, तो बहुत मजा आएगा कल की क्लास में। हाँ सर, पाइलोरिक ओरिफिसेस में जो पढ़ाए थे एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ L1, L1 क्या है सर, वो मैं समझ नहीं पाई। देखिए L1 क्या है, एल से जो मुराद है या सेंस है, एल के मतलब हम लेते हैं लंबर के, ठीक है। जब हम लोग स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं और स्केलेटन सिस्टम में जब हम लोग बैक बोन पढ़ते हैं यानी रीढ़ की हड्डी पढ़ते हैं जिसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, तो कई वर्टिब्रा होते हैं। एक थोरेसिक रीजन के वर्टिब्रा जिसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, लंबर रीजन के वर्टिब्रा होते हैं उसको लंबर बोलते हैं। थोरेसिक 12 होते हैं, फिर सर्वाइकल के भी बोलते हैं, सर्वाइकल के 7 होते हैं, थोरेसिक के 12 होते हैं, लंबर के 5 होते हैं। तो L1 तो पहला जो लंबर का वर्टिब्रा होगा उस वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर के लेवल में हम देखेंगे, तो वही के रिलेशन में उसी के लेवल के आसपास में जो अपना क्या है ये पाइलोरिक ओरिफिस का लेवल होता है, उसी के लेवल में होता है। नहीं बोलते ये इतने लेवल में हमारे हाइट किसी से मिलाते हो तो देखो ये मेरे कंधे के लेवल से आ रहा है, तो उसके आप तो पाइलोरिक क्या कहते हैं ओरिफिस जो आपको किसी के पेट में घुस के तो देखोगे नहीं बाहर से, तो बाहर आपको क्या L5 पीछे जब रीढ़ की हड्डी पालपेट करोगे तो 5 तक पहुंच सकते हो गिन करके ऊपर से 7 से, तो आप पीछे रीढ़ की हड्डी पे चले जाओ, 5 लंबर पे चले जाओ और लंबर पे जाने के बाद नीचे वाली बॉर्डर से देख लो, अच्छा यही क्या लेवल के आसपास में स्टमक में जो कार्डियक ओरिफिस, सॉरी कार्डियक नहीं ये पाइलोरिक ओरिफिस होता है, ठीक है। तो ये सब आपको डेफिनेटली आप तो ये लिख के रख ले, जब हमारा ऑफलाइन चलेगा तो मैं आपको हाथ पकड़ के ये चीज दिखाऊंगा। भी मैं बहुत सारे अपने ऑफलाइन प्रीवियस स्टूडेंट को कैसे वर्टिब्रा काउंट करना है, कहाँ से काउंट करना है, कहाँ स्टर्नम से रिब्स कैसे काउंट करते हैं, वे चीजें डेफिनेटली आपको क्लास में लाइव करके बताऊंगा जब हमारा ऑफलाइन चलेगा। अभी जो चीजें बेस्ट हम लोग उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू। हाँ तो कल मैं इस टॉपिक दे रहा हूँ, आप लोग लिख लें, गट वाला पार्ट पढ़ के आइए, रिवीजन करके आना है, और ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, ये 2 चीज पढ़ के आइएगा। मैं 2 चीज को रिकॉल करूंगा कल की क्लास में, आप जो पढ़ाऊंगा वो चीजें को, ठीक है। ठीक है तो फिर कोई क्वेश्चन नहीं तो अब हम क्लास को ऑफ करते हैं और इंतखाब सर से मैं कहूंगा कि प्लीज सर आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी सर आप अपनी क्लास को सर कंटिन्यू करें कि मैं जी सर आप होस्ट भी हो गए। ठीक है सर, मैं तो लीव लूँ क्या सर? जी सर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके अल्लाह हाफिज़। जी हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मेरी वॉइस आ रही क्लियर है? हाँ क्लियर है आमिर जी जी। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। DIMS डिम्स दरभंगा से हमारा चैनल है और उसका जो लिंक है आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो आप वहाँ से आप सारे जो जितनी क्लासेस हैं जो 10 दिन की, तो आपको वहाँ अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। और सेकंड थिंग ये कि आप लेक्चर के दौरान आप आपका जो माइक है वो म्यूट रखिएगा और कैमरा ऑफ। मैं देख रहा हूँ कि मुख्तार जो है वो कल भी मतलब उनका जो माइक है वो अनम्यूट बार बार कर ले रहे थे और आज भी वो डिस्टर्ब कर रहे हैं यानी। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, नहीं तो मजबूरन हमें आपको रिमूव करना होगा। ठीक है, थैंक यू सर। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? यस सर। 5 मिनट का रिलैक्स दे दे। सबको स्क्रीन नजर आ रहा है ना? यस सर। इसमें हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आज हम लोग बात करेंगे लैब के बारे में, ठीक है? आप लोग ने जो हमारे अंशु सर हैं, प्रैक्टिकल का क्लासेस, जो लैब का, जो हमारे लैब को भी आपने डिम्स चैनल पे देखा होगा आप लोग ने, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे कि लैब में हम लोग करते क्या है। एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जो हम फील्ड में कर सकते हैं और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग इंडोर में मतलब के लैब में कर सकते हैं। क्लियर? फील्ड एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? तो फील्ड एक्सपेरिमेंट जैसे हम लोग नेचुरल इंटरेक्शन जो होता है कम्युनिटी लेवल पे, बहुत सारा स्पीसीज है, ऑर्गेनिज्म है, जिसपे हम लोग जो है नेचुरल लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट देखते हैं, नेचुरल इंटरेक्शन देखते हैं, वो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट हो गया। क्लियर? और जो हम इंडोर लेवल पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमारा लैब एक्सपेरिमेंट हो गया। क्लियर? अब क्या है कि जब हम लैब की बात करेंगे तो लैब में तो केमिस्ट्री लैब भी है, फिजिक्स लैब भी है, बायो लैब भी है, लेकिन यहाँ पे जो हम लैब की बात कर रहे हैं जो आपके पैरामेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है। क्लियर? यहाँ पर ये जो 2 वर्ड है, एक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसको समझाने की जरूरत क्यों है? एक सवाल आएगा। जब आप लैब के अंदर किसी भी लैब में, जो मेडिकल लैब है उसमें कदम रखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट नजर आता है, बहुत सारा डिवाइस नजर आता है, एपरेटस नजर आता है। तो आज का मेरा एक क्वेश्चन है सारे बच्चों के लिए, क्वेश्चन लिख सकते हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे उनको मैं पिज्जा खिलाऊंगा उनके घर पे, ठीक है? अगर सही आंसर दे देंगे तो पिज्जा मिलेगा, डिलीवर हो जाएगा उनके घर पे। आप हमको बताइएगा कि इंस्ट्रूमेंट, मेरी आवाज सुन रहे हैं ना सब आदमी? क्वेश्चन सुन रहे हैं? यस सर, यस सर। तो आपको बताना है कि इंस्ट्रूमेंट में, डिवाइस में और एपरेटस में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क है तीनों में। क्लियर? ये आज का एक पहला क्वेश्चन था आप लोग के लिए। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उसमें जो मतलब सबसे अच्छा जिसका बढ़िया आंसर होगा उसको मैं पिज्जा खिलाऊंगा DPMI की तरफ से, ठीक है? अब आते हैं हम कि जब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, डिवाइस देखते हैं। सर क्वेश्चन एक बार और बोलिए तो। हाँ, हमने बताया कि हमने कहा कि डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस, सुनने में तो एक ही लगता है ना, इंस्ट्रूमेंट भी, डिवाइस भी और एपरेटस भी, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट एंड एपरेटस, इस चीज को बताना। क्लियर? और जब हम लैब में जाते हैं तो अपना भी प्रोटेक्शन हमको करना है और
लैब का सर भी। आवाज कट कट के आ रहे हैं। अच्छा 1 मिनट, अभी आ रही है आवाज? यस सर आवाज आ रही। चलिए ठीक है। हाँ तो हमारा कहना है कि हम, है ना, खुद का भी प्रोटेक्शन करते हैं और लैब का भी प्रोटेक्शन करते हैं। अभी इस चीज में आपको एक चीज फिर मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बार बार कहा कि ये बेसिक और फाउंडेशन क्लास है, तो इस बेसिक और फाउंडेशन में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके हर जगह घुमाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट दूं कि जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी हो। आप जब चीजों को समझे तो इसी का इस्तेमाल करके दूसरे चीजों को भी समझने में आपको आसानी हो। तो अभी मैं कह रहा था कि प्रोटेक्शन अब क्या है, इससे पहले वाले क्लास में या इससे पहले हमने आपको बताया था कि चीजों से सीखिए। हम बताए थे ना कि इमेजिनेशन करना सीखिए, लोगों से मिलिए तो वहां से कुछ चीज सीख के उठिए। तो अभी जैसे कोरोना है, कोरोना काल में या कोरोना के समय में आप लोग ने बार बार नाम सुना होगा पीपीई किट, बहुत बार सुना होगा पीपीई किट, ये तो सबको याद हो गया होगा। लेकिन क्या ये जो पीपीई किट है ना, ये तो एक किट के फॉर्म में हो गया। क्या पीपीई वर्ड नया है? नहीं, नया नहीं है। क्यों नया नहीं है? ये रिलेटेड है, लैब से रिलेटेड है। और क्या चीज से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है? यानी कि जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप लोग जो एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद यहाँ से आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, तो वहां पे आपको अपना प्रोटेक्शन करना होगा, ठीक है? जिसको, तो किसका आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं? आप अपना कर रहे हैं, मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। क्लियर? इसको हम क्या कहते हैं? पीपीई। क्लियर? पीपीई तो एकदम समझ में आ गया। पीपीई जो है एक टॉपिक भी है आप लोग के लिए। और ये कहाँ से सीख रहे हैं? कोरोना में जो हम बार बार सुन रहे हैं पीपीई किट, पीपीई किट। अच्छा, अब एक एकदम कॉमन सेंस की बात कि लैब में जाते हैं, तो लैब में जाने के लिए क्या क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, थोड़ा सा एकदम, बस एकदम सिंपल में, बिना, क्या ग्लोव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं? ग्लोव्स पीपीई में आ गया। क्या लैब कोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं? पीपीई में आ गया। गगल्स का इस्तेमाल करते हैं? पीपीई में आ गया। क्लियर? रबर बूट्स का इस्तेमाल करते हैं? पीपीई में आ गया। क्लियर हो गया एक टॉपिक की जो पर्सनल हम अपना जो प्रोटेक्शन लेते हैं लैब में जाने से, लैब में जब हम जाते हैं। ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि प्रोटेक्शन अब हमको किससे लेना है? प्रोटेक्शन जो लेना है लैब में, कौन हमारा दुश्मन है जिससे हम प्रोटेक्शन लेना है हमको? फिर हम कॉमन सेंस लगाएंगे। वहां पे हमको एसिड मिलेगा ना, वहां पे बेस मिलेगा ना, वहां पे बहुत सारा रिएजेंट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएजेंट के फॉर्म में होगा, उससे हमको हिफाजत करना। दूसरा बात है कि हम जब लैब में जा रहे हैं, बहुत सारा टेस्टिंग कर रहे हैं, हम वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ग्रो भी कराते हैं ना, ठीक है? उसके इन्फेक्शन से भी हमको क्या होना, बचना है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने की जरूरत क्यों पड़ी? तो किसी भी टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि आप लोग ने बार बार सुना होगा कि फिलामेंटस फॉर्म, कॉलोनी फॉर्म। अच्छा, यहाँ पर मैं रुकना चाहते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन दिया था, तो हमने जो दिया था उसमें डिफरेंस बिटवीन, उसमें इक्विपमेंट्स भी डाल दीजिए। इक्विपमेंट्स, डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट एंड एपरेटस, इन चारों के बीच का डिफरेंस आपको बताना। क्लियर? अच्छा, अब हम कहाँ पे थे? एक मिनट, कोई बच्चा हमको बताएगा अगर गौर से सुन रहा है कोई। अभी इससे पहले हम कहाँ पे थे? एनीवन? इसका मतलब आप लोग लेक्चर गौर से नहीं सुनते हैं। हम क्या बता रहे हैं? वगैरह पे लैब में देते हैं एसिड वगैरह। हाँ, जो हाँ, फिलामेंटस और कॉलोनी बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्या बन रहा है? कॉलोनी बन रहा है। तो बैक्टीरिया का कॉलोनी बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है? लैब में जो आप मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत होगी ना, कोई माध्यम होगा ना, ठीक है? माध्यम क्या होगा? यानी कि जैसे न्यूट्रिएंट्स होगा, ठीक है? न्यूट्रिएंट्स बहुत तरह का हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स लिक्विड भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स सॉलिड भी हो सकता है,
न्यूट्रिएंट सेलेक्टिव भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट सिंपल भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी कि मीडिया इतने तरह का हो सकता है। और ये जो ग्रो कराना है, ये जो मल्टीप्लिकेशन कराना है, इसी को हम क्या कहते हैं? कल्चर कराना। अब क्लियर हो गया? कहते कल्चर लैब में, कल्चर का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ कराना, मल्टीप्लिकेशन कराना। तो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि किसका ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन कराना है तो एकदम सिंपल बात है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, आप खाइएगा तब ना ग्रो कीजिएगा। उसी तरह बैक्टीरिया खाएगा, जो मीडियम होगा न्यूट्रिएंट्स मीडियम, तब ना ग्रो करेगा। क्लियर? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसको फिर से बताएं। यस सर। अच्छा, तो बहुत सिंपल तरीके में बता देते हैं। आप जो है ना बैक्टीरिया पाल रही हैं घर में, ठीक है? तो बैक्टीरिया जो पालेंगे, तो बैक्टीरिया के लिए जो जिसमें पाला जाता है, अब एकदम सिंपल बात, उसको क्या बोलते हैं? पेट्री डिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं या फंजाई का कल्चर करते हैं, उसको हम पेट्री डिश बोलते हैं। जो अभी फिगर आया आपके पे जी, ये क्या है? पेट्री डिश है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। ठीक है, किसी डब्बा में किसी चूहा को पालिएगा तो क्या चूहा को कुछ खाने के लिए देना है या नहीं देना है? चूहा को ग्रोथ के लिए कुछ चाहिए ना? ठीक। उसी तरह बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना? उसी को हम कल्चर मीडिया कहते हैं। मीडिया का मतलब ही होता है माध्यम। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया ना? यस सर। और सबसे सिंपल आप लोग ने सुना होगा, अब नीट का एक क्वेश्चन बता देते हैं। अगर मीडियम सुना है ना, गैलेडियम से नीट का जो भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? डेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ये किसके तरह काम करता है? न्यूट्रिएंट्स मीडिया के तरह काम करता है। ऐसा प्रीवियसली ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? तो ये समझ गए कल्चर मीडिया। ठीक, इसके लिए किसमें कौन सा इसमें करेंगे? पेट्री डिश। ये भी क्लियर हो गया। इसमें फंजाई का भी कल्चर है और बैक्टीरिया का भी कल्चर है। जब यहाँ पे आप एडमिशन ले लीजिएगा तो हमारे जो बहुत ही बेस्ट फैकल्टी है अंशु सर, वो आपको कल्चर करा के दिखाएंगे कल्चर। ठीक है? अब हो गया यहाँ पे ये चीज बात होगी। और हम बात शुरू किससे किए थे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज से। और हम कहाँ घूम रहे हैं? लैब में घूम रहे हैं। तो और इससे पहले हमने थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को बता देते हैं कि बार बार बताते हैं कि क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो हम तो लैब का जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना, कि कौन सा प्लास्टिक का बना हुआ है, कौन सा गिलास का बना हुआ है। क्लियर? जो प्लास्टिक का बना होगा उसको हम प्लास्टिक वेयर कहेंगे, जो गिलास का बना होगा उसको हम गिलास वेयर कहेंगे। तो हमारा टेस्ट ट्यूब है, किसका बना हुआ? गिलास का, तो कौन सा हो जाएगा? ग्लास वेयर हो जाएगा। उसी तरह से सिरिंज है, तो ग्लास वेयर भी होता है, प्लास्टिक वेयर भी होता है। तो फिर यहाँ पर ग्लास वेयर भी यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक वेयर भी यूज कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में क्या फर्क है, दोनों को अलग अलग क्यों यूज करने का जरूरत है। तो फिर एक बात आ जाता है कि कंटामिनेशन, जिसको बार बार यूज कीजिएगा उसमें जो है, जो रीयूजेबल है, तो उसमें क्या आएगा? कंटामिनेशन आएगा। हो सकता है कि क्या हो जाए? उसमें इन्फेक्शन हो। ठीक, उससे बचने के लिए क्या कीजिएगा? 2 स्टेप उठाइएगा ना। जो कंटामिनेशन कर रहा है, जिसके वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, उसका कान पकड़ के बाहर निकालिएगा ना। सही या गलत? समझ रहे हैं ना? आपको बता रहे हैं। जी सर। निकालना ना बाहर कान पकड़ के। जी सर। ठीक, या तो क्या कीजिएगा कि डिस्पोजेबल सामान यूज किया, एक मरतबा यूज किया उसको खत्म, प्लास्टिक की तरह। प्लास्टिक का सामान एक मरतबा यूज किया, उसको क्या कर दिए? फेंक दिए। ठीक, लेकिन गिलास है, गिलास को बार बार यूज करना है और उसमें जो कंटामिनेशन हो रहा है, उस कंटामिनेशन को भी क्या करना है? हमको कान पकड़ के बाहर निकालना है। तो उसके लिए कोई मेथड होगा या नहीं होगा? उसके लिए कोई टेक्निक होगा या नहीं होगा? तो वो टेक्निक बिल्कुल होगा। कोई दिक्कत? तो लैब में हमको क्या मिलता है? आर्टिकल्स।
आर्टिकल समझते हैं ना, सामान जो है लैब में आर्टिकल्स है, लैब का सरफेस है, ठीक है, लैब में जो है उसको हमको क्या करना है, उसमें से कान पकड़ के किसको निकालना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि सारे चीज को फ्री किससे करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसी फ्री करने के टेक्निक को हम स्टेलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? यस सर। समझ में आया? बिल्कुल सबको क्लियर हो गया? सर इसको अच्छा, फिर एक टर्म और घूम के चला आता है, उस टर्म को हम कहते हैं डिसइंफेक्शन। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन अब इसमें थोड़ा सा होगा शायद, है ना। देखिए स्टेलाइजेशन लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, डिसइंफेक्शन लिखा हुआ है। ठीक, हमको अगर जो अच्छा एक चीज पढ़ने का आज एक और तरीका बता देते हैं कि आप आगे जो भी चीज को पढ़िए तो कभी भी दो चीज को पढ़िए तो दोनों को पढ़ने का जो कंपेयर करने का तरीका है उसमें क्या देखना है, दोनों में जो सिमिलरिटीज है उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि सिमिलरिटीज जो है वो कॉमन चीज है, क्योंकि ऐसे पढ़ने का आदत डालिएगा तो बाद में दो चीज को आप कैसे अलग करते हैं, सिमिलरिटीज को देख के अलग करते हैं कि डिफरेंस को देख के अलग करते हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर दो आदमी है, दो आदमी अलग अलग है तो उसमें जो समानता है उसको देखकर अलग करते हैं या उसमें जो डिफरेंसेस है उसको देख के अलग करते हैं। डिफरेंसेस को देख के कोई चीज अलग हो जाता है ना। क्लियर? ठीक, दोनों को देख के कर सकते हैं सर। अच्छा एक मिनट, हाँ आपका सवाल है, आपके सवाल का हम जवाब दे रहे हैं। अगर मान लिया कि मेरे पास जैसे हम दो चीज का, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, दो चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दोनों चीज है ना मेरे हाथ में, तो जब तक इस दोनों में समानता मिलता रहेगा तो इसको डिफरेंस नहीं कर सकते हैं ना, अलग नहीं कर सकते हैं ना, नहीं बता सकते हैं ना कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, इसको बिल्कुल अलग और इसको बिल्कुल अलग कब कहेंगे, हमको क्या मिलेगा तब, डिफरेंस। समझ में आया? नहीं? अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। जी सर। एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी साइड? ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहिए, आप पढ़ते रहिए बढ़िया से। क्लियर? ठीक, हम अभी इस पे बताएं एक स्टेलाइजेशन और क्या बताए हैं, डिसइंफेक्शन। ठीक, दोनों जो प्रोसेस है या दोनों जो टेक्निक है उसमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकालना है। क्लियर? ठीक, अब यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्टेलाइजेशन भी टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर करना, डिसइंफेक्शन भी जो टेक्निक है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर करना। ये तो समानता हो गई ना, इससे हम डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे ना। ठीक, डिफरेंस समझने के लिए हमको यानी कि दोनों टर्म को बिल्कुल अलग समझने के लिए किस पे फोकस करना पड़ेगा, डिफरेंस पे फोकस करना पड़ेगा। अब एक बात बताइए कि सिंपल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके पास या आपके लैब में या जो भी इन्फेक्शियस है तो वो क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, एक चीज बताइए कि जो बैक्टीरिया में, इससे पहले हमने स्पोर के बारे में आपको बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, एक जो सिंपल सेल है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव। ये किसके रिगार्डिंग में, बैक्टीरिया के रिगार्डिंग में। अब आ जाइए प्लांट के केस में आ जाइए, तो प्लांट के केस में आप लोग ने फिर हम थोड़ा सा जो नीट का तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या देखते हैं प्लांट्स में, एक देखते हैं वेजिटेटिव पार्ट। क्लियर? एक देखते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है ना? ठीक, कोई आदमी बता सकता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, एनीबॉडी? कोई भी आदमी बता सकता है कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट? स्टैमिना होता है, ओवरी होता है, फ्लावर ऑर्गन की बात की है ना, फ्लावर। हाँ। वो तो आप पार्ट बता रहे हैं ना, वो बेसल पार्ट जो हो गया, ओवरी, उसके अंदर ओव्यूल, स्टिग्मा और स्टाइल।
ठीक है, यही ना। लेकिन आप कहाँ स्टेमेन होता है सर। जी, स्टैमेन इज द मेल पार्ट एंड स्टैमेन इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए पिस्टल सर, तो पिस्टल सर, देखिए पिस्टल हमको सर। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का जवाब आ रहा है। आज पिछले क्लास में हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे जब आप लोग का जवाब नहीं आ रहा था, आप भी महसूस किए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं। एक बात बताइए कि ये जो आपने जवाब दिया, या तो पिस्टल जवाब दिया या किसी ने स्टैमेन जवाब दिया, क्लियर, वो इट इज द पार्ट ऑफ प्लांट, ये पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं, फ्लावर का पार्ट है ना। फ्लावर का जो पार्ट आप करते हैं, तो फ्लावर का पार्ट ऐसे ही करते हैं ना, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, ऑर्गेनिसियम। यस सर। एंडोसियम इज द मेल पार्ट, स्टैमेन में है ना, ऑर्गेनिसियम में पिस्टिल और कार्पेल, यही ना, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ क्या, फ्लावर ना, एसेसरी पार्ट है कि नहीं। उसके बाद जो मेनली रिप्रोडक्टिव आप मेल पार्ट देखते हैं स्टैमेन, और फीमेल पार्ट जो है वो क्या देखते हैं, ये देखते हैं ना, गायनेसियम, एंडोसियम, ऑर्गेनिसियम। लेकिन मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्लांट का, वो क्या है, फ्लावर है ना, क्लियर। और फ्लावर किस में, फिर प्लांट में आते हैं। तो आप सब आदमी जानते होंगे कि प्लांट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, पता है ना। अरे प्लांट का आप लोग को पता है ना, अलगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी सर। नीट का तैयारी करते होंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तो इसको पढ़ा होगा ना। ब्रायोफाइट में लीवर वॉट्स है ना। फिर आप पढ़ते हैं ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड, जिसमें नेकेड सीड होता है। जैसे एग्जांपल हो गया फर्न हो गया, साइकस हो गया, और जितना भी जो मोस्ट डेवलप या मोस्ट जो ये है वो एंजियोस्पर्म हुआ ना, जिसमें सीड क्या होता है, सीड कंसील्ड होता है। जैसे मैंगो में छुपा हुआ सीड होता है ना, तो ये किसका पार्ट हो गया, एंजियोस्पर्म का ना। और सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अरे सीड इज द फाइनल पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? यस। ठीक, तो वो एक वेजिटेटिव, क्योंकि प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आप समझ गए कि अदर देन फ्लावर जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा, वेजिटेटिव पार्ट होगा ना। रूट इज वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम इज वेजिटेटिव पार्ट, लीफ इज वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन यहाँ पर फिर एक होता है ना कि प्लांट में जो आप रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो रिप्रोडक्शन का प्लांट में किस तरह का देखते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। क्लियर, क्लियर ना। तो वेजिटेटिव ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लीफ रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं करता है। लीफ से बहुत सारे प्लांट में लीफ से रिप्रोडक्शन होता है ना। फिर नीट का एक क्वेश्चन बता देते हैं, ब्रायोफाइलम और कलंचू का नाम सुना है ना प्लांट, कितनी बार नीट में क्वेश्चन या मेडिकल में क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइलम और कलंचू इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, है ना। तो लीफ के थ्रू हो रहा है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हो रहा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट, है ना। ये क्लियर हो गया ना। इसी तरह से बैक्टीरिया में नॉर्मल सेल वेजिटेटिव सेल होगा। दूसरी बात है कि बैक्टीरिया के अंदर एक जो है कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है, आप तो जानते हैं ना, एक फेवरेबल कंडीशन और एक अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन का मतलब हुआ कि आपके पास बहुत पैसा है, आपको जो मन कर रहा है खरीदने का, मोबाइल खरीदने का मन कर रहा है मोबाइल खरीद रहे हैं, ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है ड्रेस खरीद रहे हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया कि अब आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव जो करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी सरवाइव करता है। तो बैक्टीरिया के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा हीट हो, यानी कि टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो, साल्ट, यानी कि एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, कॉल्ड एज अनफेवरेबल कंडीशन। तो स्पोर जो है, तो अनफेवरेबल कंडीशन कॉलोनी बना गया, स्पोर इंसिस्टमेंट कर दिया, और वो क्या है, सोया हुआ। सोया हुआ का मतलब क्या है, जिंदा है या मर गया, जिंदा है या मर गया, सोया हुआ का मतलब नहीं समझ रहे,
जिंदा है ना, है ना? खोया हुआ मतलब मरा भी हुआ, जिंदा भी और मरा भी हुआ। मतलब स्पोर का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म तो इसमें हो रहा है ना, बहुत क्या हो रहा है, स्लो रेट में हो रहा है। क्लियर? ये किसके इंतजार में है? फेवरेबल कंडीशन के इंतजार। बात समझ में आया? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगा ये मल्टीप्लीकेशन ये बरस्ट कर जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। क्लियर? तो स्टेलाइजेशन टेक्निक जो होता है वो क्या करता है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो लाइफ फॉर्म होगा तो बैक्टीरिया का वेजिटेटिव सेल भी या स्पोर फॉर्म भी, तो ये स्टेलाइजेशन टेक्निक जो है इसमें किल करते हैं किसी भी फॉर्म को, ये वेजिटेटिव सेल को भी किल करता है, स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया के स्पोर फॉर्म को भी किल करता है। क्लियर? यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, लेकिन डिसइंफेक्शन किल करता है वेजिटेटिव सेल को, स्पोर को नहीं। ठीक है? ये डिसइंफेक्शन ये भी टेक्निक है फ्री करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन नंबर को रिड्यूस करता है, लिखा हुआ है रिड्यूस। समझ में आया या नहीं समझ में आया? समझ में आया ना सबको? यस सर। ये क्लियर हो गया? ठीक। यस दूसरी चीज है, ये हम आपको इस तरह से क्यों स्क्रीन शेयर किए हैं, हम पूरी बात क्यों नहीं लिखते हैं? बहुत बच्चे को हमसे शिकायत होता है कि आप पूरा नहीं लिखते हैं, आप पूरा डिफिनेशन नहीं लिखते हैं, आप मेडिकल का जो दुनिया है, पैरामेडिकल का जो दुनिया है, इसमें इतनी बात आपको याद रखनी है, इसमें इतना टर्म याद रखना है कि जिसमें आप जब तक एक टेक्निक डेवलप नहीं करेंगे चीजों, उसके बाद तो आपका लैंग्वेज अच्छा है तो लिख सकते हैं ना पूरे को। जैसे हम डिसइंफेक्शन में टिक मारा वेजिटेटिव सेल के सामने में, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेलाइजेशन टेक्निक में भी बैक्टीरिया का जो वेजिटेटिव सेल है उसको किल करता है, डिसइंफेक्शन में भी करता है, स्टेलाइजेशन में स्पोर लिखा हुआ है, यानी कि स्पोर फॉर्म को भी क्या करता है, किल करता है, लेकिन डिसइंफेक्शन में क्रॉस मारा हुआ है, किल नहीं करता। यहाँ पे डिसइंफेक्शन में रिड्यूस, रिड्यूस मतलब किसको, बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा, तो बैक्टीरिया को रिड्यूस कर रहा है तो बैक्टीरिया के नंबर को रिड्यूस करेगा ना, हो गया। अब यहाँ पर हमने डिसइंफेक्शन में लिखा है केमिकल मेथड और स्टेलाइजेशन में कुछ नहीं लिखा, तो एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि स्टेलाइजेशन जो होता है, स्टेलाइजेशन का जो मेथड होता है वो फिजिकल मेथड भी हो सकता है, वो केमिकल मेथड भी हो सकता है, वो रेडिएशन भी हो सकता है, आया। लेकिन डिसइंफेक्शन में ओनली और ओनली मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड होता है। क्लियर? यानी कि किसका यूज करके बैक्टीरिया को खत्म करते हैं डिसइंफेक्शन में, केमिकल का यूज करके, लेकिन स्टेलाइजेशन में कोई भी मेथड, फिजिकल मेथड में क्या सनलाइट आ गया, सनलाइट से भी बैक्टीरिया मरेगा। सनलाइट के पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, बैक्टीरिया साइडल, और साइडल वर्ड कहीं पर भी हो सफिक्स में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या होता है, किलर। क्लियर? ठीक। यहीं पर से एक बात आ गया जो हमने सबसे पहले आप लोग को शेयर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो अब क्या कोई डिफाइन कर सकता है कि फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस होता है? एनीवन इसको डिफाइन कर सकते हैं? किसी एग्जांपल से डिफाइन कर दीजिए कि फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। मेरी आवाज जा रही है ना सबको? क्या कोई भी आदमी इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है? एनीबॉडी? या इजाजत दीजिए तो हम ही इसको डिफाइन करते हैं। नहीं सर आप ही डिफाइन कर दीजिए ना सर अच्छे से। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं, गौर से सुनिएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, गौर से सुनिएगा। दो एग्जांपल लेते हैं। हमने
आपको कहा कि बहुत गर्मी है, ठीक है, पानी है, पानी जानते हैं ना, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? एक एग्जांपल के तौर पे इसको बहुत सिंपल समझाने का कोशिश करते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। ठीक, हम किसी से भी पूछेंगे यहाँ वो आपको पता है ना स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। आपसे पूछेंगे कि पानी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो लिक्विड है। क्लियर? ठीक। हम कहेंगे पानी का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलिएगा क्या है? H2O है। क्लियर? हम कहेंगे कि इस पानी में हमको बहुत गर्मी लग रहा है, पानी पीना है, इस पानी में बर्फ डाल दीजिए। ठीक है? ठीक। हम पूछेंगे कि बर्फ का फॉर्मूला क्या है, आइस का, तो आप क्या बताइएगा? H2O ही है कि दूसरा फॉर्मूला होता है आइस का? H2O है? यस सर, H2O। हाँ, क्लियर? ठीक। फिर हमने कहा कि चलिए ऐसा कीजिए कि जो लिक्विड पानी है उसको गैस चूल्हा पे रख दीजिए, उसको कोई ढक्कन उस पर बंद कर दीजिए, जो वेसल्स में रखे हैं या जो कंटेनर में रखे हैं। उसको जो बंद किए हुए हैं उसको जब हटाते हैं तो उसमें स्टीम होता है ना, सही है गलत? सर हम पूछेंगे कि स्टीम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? H2O। क्लियर? ठीक। हम क्या देखें? लिक्विड का भी जो है, फोन करके बोलो अभी क्लास ले रहा है। लिक्विड का भी जो फॉर्मूला होता है वो मतलब जो पानी है लिक्विड फॉर्म में वो भी H2O है, स्टीम फॉर्म में वो भी क्या है? H2O है। और आइस जो है जो उसका भी फॉर्मूला क्या है? H2O। लेकिन फर्क क्या है? पानी जो है एक लिक्विड फॉर्म में है, आइस जो है वो सॉलिड है ना, और जो स्टीम है वो हमारा गैसियस फॉर्म में। क्लियर? ठीक। लेकिन तीनों का फॉर्मूला हम क्या बोल रहे हैं? H2O। ठीक। तीनों का कंपोजिशन सेम है या अलग अलग है? कंपोजिशन सेम है ना, क्योंकि सेम है सर। H2O है। ठीक। लेकिन डिफरेंस क्या है? स्टेट डिफरेंस है ना। यस सर। ठीक। यानी कि स्टेट क्या हो गया? या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। दैट मीन्स केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, यानी कि कंपोजिशन में चेंज है या नहीं है? तो कंपोजिशन में चेंज नहीं है, इसका मतलब केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन स्टेट में चेंज है ना, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। दैट मीन्स कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। याद रहेगा अब हमेशा? यस सर। इसी से आ गया ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है? ठीक। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या। कोई भी आदमी सिंपली बता देगा कि जिस टेम्परेचर पे कोई मैटर जो बॉयल होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। चलता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब हम सिंपल समझे, हम बता देना ना कि ये बेसिक क्लास है या फाउंडेशन क्लास, इसलिए बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं जाते हैं। बात समझे कि नहीं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है ना। फिर जो ये जो इक्विलिब्रियम होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में, जो नीट का तैयारी कर रहे होंगे एकदम पढ़ा होगा, पढ़ा ना? A प्लस B प्लस CC प्लस DD है, पढ़ा कि नहीं? वो जो रिएक्शन करवाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो Kc बराबर पढ़ते हैं ना, C फिर कोफिशिएंट का पावर देते हैं, फिर D पे पावर D बाई A पे पावर, ये मतलब कि रिएक्टेंट, एक मिनट, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट करते हैं ना। ठीक। उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हमको जो समझना है अपने फील्ड के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए या पैरामेडिक्स के लिए, उतना हम इसको थोड़ा ही जा रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि और पहले दिन जो हमने क्लास लिया था, सबसे पहला क्लास, उसी दिन मैटर को डिफाइन कर दिया था ना। क्लियर? मैटर को उसी दिन डिफाइन कर दिया था, या सब्सटेंस को उसी दिन डिफाइन कर दिया था। तो कोई भी मैटर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, किसी भी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इतना तक कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक सर, फिर से एक बार। मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्लियर ना?
मैटर का प्रॉपर्टी है ना। अरे पानी क्या है, मैटर है ना, पानी मेल्ट करता है ना, पानी बॉयल करता है ना। क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रॉपर्टी का मैटर। यहाँ तक क्लियर ना? ये सबको क्लियर है? क्लियर नहीं है तो फिर से समझाएंगे। यस सर। सबको क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो फिर हम रुक के समझाएंगे। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना? जी सर। ठीक। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक। इसका मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा ना, तो आप क्या बोलिएगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेरी गुड। समझ में आया? यस सर। अब एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आया? यस। ठीक। अब हम आ जाते हैं केमिकल पे। ठीक है। ठीक। अब एक बात बताइए कि सबसे सिंपल एग्जांपल जब हम लेते हैं, आप लोग का खाना कौन बनाता है, खुद या मम्मी बनाती है? मम्मी। ठीक है। अब बायोलॉजी में खाना कौन बनाता है आप लोग का? मम्मी। प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स ना, हम लोग क्या हेटेरोट्रॉप्स है ना? यस सर। क्लियर। फोटोसिंथेसिस होता है ना? यस सर। प्रकाश संश्लेषण। यस सर। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अच्छा लगा, हिंदी में भी अच्छा लगता है। चलिए, हिंदी भाषी हम लोग, इंडिया में रहते हैं, हमको तो इंग्लिश उतना आता नहीं है। चलिए, हमारा पार्टनर मिल गया है, हिंदी में बोला। ठीक। गोविंद बोला है सर। एमडी का है सर आज हम। ठीक है। चलिए, शुक्रिया। हाँ, हम बोल रहे थे क्या कि प्रकाश संश्लेषण सबसे 6 क्लास में जो सबसे सिंपल आप लोग जो पढ़ते हैं कि CO2 प्लस H2O, ठीक है, दोनों का रिएक्शन होता है तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है ना, C6H12O6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। पानी का कंपोजिशन चेंज हो गया या वही है? पानी का कंपोजिशन चेंज हो गया या वही है? वही है सर। कैसे वही है, जब फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया ना? जी सर। ओ सॉरी। क्लियर ना? ठीक। यस सर। यस सर। अब इसको कौन सा चेंज करेंगे? केमिकल चेंज करेंगे। ये एकदम क्लियर हो गया। यानी कि अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो वो कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा। क्लियर। और हम आप लोग को तरीका बताए थे कि आइसक्रीम का फरमा रखिए, उसमें जो आइसक्रीम बना एक फरमा रहेगा, जो इंटीग्रेंट डालिएगा वो आइसक्रीम निकालिए। सही है गलत? अब जो प्रोसेस, अब फिजिकल प्रोसेस क्या हो गया? फिजिकल प्रोसेस क्या हो गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो, दैट इज फिजिकल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें मैटर का केमिकल कंपोजिशन क्या हो, चेंज हो, वो कौन सा प्रोसेस हो गया? केमिकल प्रोसेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े? नहीं सर। ठीक है, आगे बढ़े ना? ठीक। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कोई भी जो चेंजिंग होता है, बेटा चेंजिंग होता है ना कोई भी, ठीक, तो चेंजिंग कैसे हो जाता है? अभी जो है क्या होता है कि मैटर को हम बताए थे ना कि हर लेवल पे किसी चीज को देखना होगा। ये तो पहले क्लास में क्लियर किए हुए ना कि किसी चीज को भी समझना है तो उसको हम किस लेवल पे देखना है। ठीक है। अब हम जो है ना बॉन्ड वाला चश्मा लगाते हैं, तो बॉन्ड के लेवल पे देखते हैं। एक बात बताइए कि जब हम वाटर का, ठीक है, आइस फॉर्म में था या वेपर फॉर्म में था, मतलब गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो वहां पर क्या कोई भी वाटर का फॉर्मूला वही था, H2O था ना? ठीक। उसमें कोई नया बॉन्ड बना तो नहीं, नया बॉन्ड नहीं बना ना। पुराना बॉन्ड टूटा नहीं, टूटा ना। अरे भाई H2O पहले भी वही था, मान लीजिए लिक्विड था तो H2O पहले भी वही था, और जब आइस बना तब भी उसका फॉर्मूला क्या है? H2O ही है ना। यानी कि इसमें कोई भी हाइड्रोजन है एक और 2 ऑक्सीजन है, तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगा ना, केमिकल बॉन्ड पढ़े हैं ना कि नहीं? अरे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड।
उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हैं ना क्या? और जब नीट का तैयारी कर रहे होंगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी पढ़ा होगा ना, डी ब्लॉक में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ा है कि नहीं, कॉम्प्लेक्सेस, डेटिव बॉन्ड पढ़ा है कि नहीं? तो बॉन्ड जो है, तो जो फिजिकल चेंज हो रहा है वहां पर क्या बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? क्या बोलिएगा? नहीं हो रहा ना? नहीं समझ रहा, नहीं समझा? नो सर। ये आवाज जा रही है? नहीं समझा? इसको फिर से समझाएं। जी सर। यस सर। अच्छा, एक बात सुनिए, हमको जो है क्या करना है कि जैसे अभी एक बात एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वो सब भूल जाइए, इस एग्जांपल को ध्यान दीजिए। हमको जब रिएक्शन किया तो क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस जब हुआ ग्लूकोज बना ना, ठीक। आप एक बात बताइए कि H2O को CO2 के साथ जो रिएक्शन हुआ, H2O का पुराना बॉन्ड टूटना है कि नहीं टूटना है? पुराना बॉन्ड टूटना है ना? बॉन्ड पुराना टूटेगा तब ना C6H12 नया बॉन्ड बना। तो आवाज क्लियर आ रही है ना? यस सर। पुराना बॉन्ड टूटेगा तब ना नया बॉन्ड बनेगा। सर जी सर, ग्लूकोज बनेगा ना। हाँ, जब पुराना बॉन्ड टूटा नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना, यानी कि पुराना बॉन्ड टूटा नया बॉन्ड बना, यानी कि किसमें चेंज हो गया? कंपोजिशन में चेंज हो गया ना, केमिकल कंपोजिशन में। तो ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या नया बॉन्ड और पुराना बॉन्ड का टूटना और बनना नहीं हुआ ना? इसलिए इसको कौन सा कहा हम? फिजिकल चेंज का। किसमें केमिकल पुराना टूटेगा नया बनेगा, वो हुआ ना केमिकल चेंज। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या हुआ? बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बॉन्ड ना पुराना टूटा ना बना। वो कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। फिर एग्जांपल उठा लीजिए कि लिक्विड में पानी का भी फॉर्मूला क्या है? H2O है कि नहीं? उसके बाद इसमें भी क्या है? अरे सॉलिड, वही है ना फॉर्मूला H2O। और गैसीय भी क्या है फॉर्मूला? H2O। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। नो सर। अब हम एक आप लोग को ऐसे ही नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबलाइम सब्सटेंस जानते हैं ना? सबलाइम सब्सटेंस कोई जानता है, बता सकता है? नहीं सर। नहीं बता सकता। एक बात बताइए कि हम लोग क्या देखते हैं? पहले सॉलिड किसमें होता है? लिक्विड में। फिर उसके बाद लिक्विड किसमें चेंज होता है? गैस में। क्लियर? सॉलिड अपने को जो चेंज करता है, सॉलिड चेंज किसमें होता है? लिक्विड में। लिक्विड किसमें चेंज होता है? गैस में। क्लियर? या गैस को जो है कब ऐसे चेंज होगा? जब आप क्या दीजिएगा? टेम्परेचर दीजिएगा। टेम्परेचर देने पर जो उस दिन बताए थे ना, थर्मल एक्सपेंशन जानते हैं? थर्मल एक्सपेंशन यानी कि टेम्परेचर देने से एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है ना? तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो सॉलिड किसमें चेंज होगा? लिक्विड में। और लिक्विड फिर किसमें चेंज होगा? गैस में। ठीक। उसी तरह से अब उल्टा आ जाइए, गैस चेंज पहले किसमें होगा? लिक्विड में। फिर लिक्विड किसमें चेंज होगा? सॉलिड में। वो चेंज करने के लिए हमको क्या देना होगा? प्रेशर देना होगा ना? यस सर। प्रेशर अगर बढ़ेगा जो तो फिर आप कंप्रेसिबिलिटी भी जानते होंगे ना, मैक्सिमम सॉलिड वाले इसमें। अरे एक चीज बताइए, गैस सिलेंडर आप लोग खाना बनाते हैं ना, कुकिंग गैस जो है, कुकिंग गैस में LPG बोलते हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या है? गैस है। आप सिलेंडर को हिलाते हैं तो सिलेंडर को क्या महसूस होता है? गैस महसूस होता है कि लिक्विड होता है? गैस। नहीं, क्या महसूस होता है? सिलेंडर को जब आप हिलाते हैं तो आपका है कि लिक्विड टाइप जो है या पानी टाइप कोई चीज हिल रहा है, या ऐसा महसूस हुआ है किसी को? लिक्विड सर। नहीं देखा? लिक्विड महसूस होता है ना? लिक्विड क्यों महसूस होता है? क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसको क्या दिया गया? हाई प्रेशर पिस्टन लगा हुआ है ना सिलेंडर में, वो प्रेशर दे मॉलिक्यूल्स को क्या किया गया? नजदीक लाया गया, जिसकी वजह से वो किस में है?
लिक्विड फॉर्म है। बात समझ में आ गई नहीं? यही ना स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो इस वे में चलेगा तो क्या हम देते जाएंगे? हीट ना, टेम्परेचर ना, यानी कि थर्मल। अगर उल्टे में जाएंगे हमको क्या देना पड़ेगा? प्रेशर देना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर देने से मोलिक्यूल्स जो होगा वो ऐड होगा, उसमें क्या होगा? दूर बनेगा, लेकिन प्रेशर देने से वो क्या होगा? करीब होगा। ठीक, तो अब फिर ये देखना कि पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। यहां तक क्लियर? ठीक, ऐसा भी सब्सटेंस है नेचर में, ऐसा भी नेचर में जो सॉलिड से चेंज हो जाता है, किसमें? गैसियस फेज में। क्लियर? ऐसा भी मैटर है, ऐसा भी सब्सटेंस है जो सॉलिड से किसमें चेंज होता है? गैस में। हाँ, हम सब्लिमेशन कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस हम सबलाइम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, अरे कपूर देखे हो ना? कपूर देखते हो, सॉलिड रहता है, लेकिन वो क्या होता है? गायब हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है आपकी। अरे कपूर कोई सर कट कट की आवाज आ रही है। एक मिनट सर, बहुत कट कट की आवाज आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। वॉइस आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक्सक्यूज मी, एक मिनट सर। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे, टीचर्स की आवाज बिल्कुल अच्छे से जा रही है सर की, क्योंकि मेरे पास भी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। हो सकता है कि आप लोग का नेटवर्क से नहीं हो, जहां पर आप हैं वहां पर नहीं जा रही होगी आवाज। और मैंने जैसा पहले भी आप लोग को बताया कि 1-1 रखिए, एक साथ सब लोग इस तरह से हल्ला करने लगते हैं, ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। ये आप स्टडी कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और सर की आवाज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं क्लास में रेगुलर रहती हूँ। आप लोग के नेटवर्क इशू तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैसेज करके लिखिए, और इस तरह से बोलिए नहीं बीच में, प्लीज। सर कंटिन्यू क्लास लीजिए सर। मैम वही देखना, बच्चे लोग को आवाज आ रही है ना, फिर तो देखना होगा ना मैम। अगर मेरे साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा हो, चलो आवाज जा रही है ना अब? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। यस सर। हम कहाँ थे? भूल गए हम क्या बता रहे थे हम। हाँ, सबलाइम सब्सटेंस शायद बता रहे थे, कैम्फोर का एग्जांपल दिया था। ठीक है, कपूर देखा ना आप लोग? कपूर में, जिसको हम मतलब इसमें भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट में भी कैम्फोर। का डेथ होता है तो वह कपूर इस्तेमाल करते हैं, कैम्फोर। उसको हम से या सनलाइट से बचाते हैं ना, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, वो डायरेक्ट किसमें चला जाता है? गैसियस फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होता है कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। क्लियर? और ऐसे सब्सटेंस को हम सबलाइम सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर हो गया है ना? जी सर। ये ये नीट में ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, अब हम 44 मिनट्स का क्लास कर दिए है ना नजर सर? तो आप लोग का शायद क्लास का टाइम खत्म हो गया क्या? नो सर, कंटिन्यू। 20 और 20, 40, 4 मिनट। आज ना कंटिन्यू, फिर दूसरे दिन आप ही कंप्लेन कीजिएगा कि सर इतना बता देते हैं कि समझ में। जी सर, 45 मिनट्स का ही क्लास है, और मैं कहूंगी कि बच्चे को इतना ही पढ़ाइए कि जितना समझ में आए, और रेगुलर पढ़ना है बच्चे स्टूडेंट्स को। तो ऐसा नहीं कि एक दिन हो गया 2 आवर्स आपकी क्लास और समथिंग 1 आवर, और किसी दिन बच्चे को समझ में नहीं आए। तो थोड़ा थोड़ा लेके मुझे चलना है कि सारे बच्चों को डाउट्स भी क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन भी उनके रहते हैं, तो इसलिए 45 मिनट्स ही लेना है क्लास सर। जी 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 मैम। अच्छा, अभी स्क्रीन पे आप लोग को बोरोसिलिकेट ग्लास और सोडा लाइम ग्लास सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ठीक सर। हाँ, एक बात बताइए, आप इस पे आपको वर्क करके आना है। अभी आप लोग ने देखा होगा कि मार्केट में, अच्छा 2 गिलास का आइटम है आपके पास, आप एक को देखिएगा कि एक को चूल्हा पे रखिए, गैस चूल्हा पे, वो तुरंत क्रैक कर जाएगा। और एक अभी मार्केट में आया हुआ है जो जिसपे हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। सब आदमी को एक्सपीरियंस है ये चीज, है ना? ठीक, ये एक्सपीरियंस है ना
कि बहुत सारा ऐसा ग्लासवेयर है, गिलास का बना हुआ सब्सटेंस है कि जिसको जो हीट के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है। और बहुत सारा यूटेंसिल या कुकवेयर ऐसा है जो हम गैस चूल्हा पे उस पर भी क्या करते हैं, कुकिंग का काम करते हैं। अभी मेरे पास एक केतली भी है गिलास का जिसमें हम चाय बनाते हैं। क्लियर? क्योंकि वो क्या है, हीट रेजिस्टेंट है। क्या है? हीट रेजिस्टेंट है, एसिड रेजिस्टेंट है। तो जैसे जैसे लैब में, अब जैसे टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब जो जनरल टेस्ट ट्यूब देखते हैं, ठीक है, और या बहुत सारा जो गिलासवेयर है जो लैब में इस्तेमाल होता है, तो वो दो कैटेगरी का है। एक क्या है, बोरोसिलिकेट गिलास है, दूसरा क्या है, सोडा लाइम गिलास है। बढ़िया कौन है? बोरोसिलिकेट गिलास। क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है, ये एसिड इस पे ज्यादा मतलब कि एसिड इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर? तो आप लोग को दूसरा होमवर्क है कि आपको डिफरेंस बताना है बोरोसिलिकेट गिलास और सोडा लाइम गिलास। उसमें कौन सा डिफरेंस, कंपोजिशन हम बता दिया। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखना है, एक का कंपोजिशन याद रखिएगा, दूसरे का कंपोजिशन आपको याद रहेगा। यानी कि बोरोसिलिकेट गिलास भी या सोडा लाइम गिलास, उसका जो कंपोजिशन होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, SiO2, B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड होता है, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड होता है, Al2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क, SiO2 दोनों में मौजूद है, लेकिन बोरोसिलिकेट गिलास में SiO2 जो है उसका प्रोपोर्शन हाई होता है, जो कि 80.6% के करीब, और सोडा लाइम गिलास में 69% होता है। ठीक है। और अभी आपको एक चीज बताया था कि टेम्परेचर से जो रेजिस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंट कौन होता है? बोरोसिलिकेट गिलास। इसलिए इसका जो है थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो लो होता है। किसके कंपैरिजन में? सोडा लाइम गिलास के कंपैरिजन में। और जो भी बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने फिजिक्स में बहुत अच्छे से थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा। थर्मल एक्सपेंशन में उन्होंने 3 तरह का पढ़ा होगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। क्लियर? जो अल्फा बीटा गामा भी। और एक बहुत मतलब फिजिक्स में हमेशा एक क्वेश्चन आता है जो बहुत मतलब बच्चे जैसे फिजिक्स में ये रहते हैं, तो उसका आंसर जो होता है 3 अल्फा गामा ऐसे करके। तो ऐसा आप लोग मतलब जो यहाँ पे नीट का तैयारी कर रहे होंगे, 27 साल 28 साल के क्वेश्चन को मिलाइए, बैठिए, तो आपको ये सब चीज नजर आएगी। ठीक है। और अब आपको हम 2 स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। एक क्या है, हॉट एयर ओवन है, और एक है ऑटोक्लेव। क्लियर? इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है, आपको हम अंशु सर या हम लैब से आपको बताएंगे इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में, एक हॉट एयर ओवन के बारे में और एक ऑटोक्लेव के बारे में। ठीक है। इनका यूज किया जाता है किस चीज के लिए? स्टेलाइजेशन के लिए। ठीक है। अच्छा, स्टेलाइजेशन में अब 2 तरह का मामला, एक ड्राई हीट और एक स्टीम हीट। दोनों में क्या फर्क होता है, कोई बताएंगे? ड्राई हीट और स्टीम हीट में क्या फर्क होता है, कोई बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, इसको हम यहाँ पे सिर्फ एक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राई हीट और स्टीम हीट एंड स्टीम हीट? सर ड्राई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन करता है वही। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, जो आप स्ट्रक्चर जो बताते हैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना, उस पर बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो हम देखेंगे H2O अगर प्रेजेंट है, ठीक है, स्टीम नमी, अगर मॉइस्ट है, मॉइस्ट हीट, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? स्टीम प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, है ना। जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम ड्राई हीट कहेंगे, जिसमें वाटर प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टीम हीट कहेंगे। ठीक है।
तो ये यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट है, एक विदाउट वाटर है और एक विथ वाटर है। तो लेकिन दोनों में जो है एजेंट क्या है, फिजिकल एजेंट, हम क्या चीज का यूज करते हैं, हीट का यूज करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, ऑटोक्लेव में वाटर यानी कि वेपर स्टीम का यूज होता है और हॉट एयर ओवन में स्टीम का यूज नहीं होता है। क्लियर? तो दोनों इंस्ट्रूमेंट को जब देखेंगे तो जब पानी का मामला है तो हाई प्रेशर का मामला होगा, ठीक है, और पानी का मामला नहीं है तो हॉट एयर ओवन में, अभी हम बता रहे थे ना कि ट्रिक से हम लोग सीखेंगे, इमेजिनेशन से सीखेंगे। तो जब पानी का मामला क्या है, नहीं है, तो किसका मामला होगा, हाई टेम्परेचर का मामला होगा। क्लियर? ठीक। अब यहाँ पर लगा हुआ प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज का मतलब क्या होता है, प्रेशर गॉज का मतलब क्या होता है, अरे फिजिक्स में पढ़ा ना प्रेशर गॉज। ये इंस्ट्रूमेंट है ना प्रेशर नापने के लिए किसी भी लिक्विड के। यस सर। नीट के अगर बच्चे होंगे तो ये एकदम अच्छे से जानते होंगे कि जब हम सॉलिड का स्टडी करते हैं, जब आप मोशन पढ़ते हैं ना, तो मोशन में जनरली किस चीज का स्टडी करते हैं, सॉलिड का। तो सॉलिड का जब स्टडी करते हैं तो वहां पे वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोर्स को पढ़ते हैं। लेकिन जब आप फ्लूइड का स्टडी करते हैं तो फ्लूइड का स्टडी करने के लिए आप दो फिजिकल क्वांटिटी को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी फिजिकल क्वांटिटी को लेके चलते हैं। किसको, एक प्रेशर को और एक डेंसिटी को। सही है गलत? अरे बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा ना, वेंचुरीमीटर पढ़ा ना, पास्कल्स लॉ, फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए, आज का होमवर्क सबको याद है? क्योंकि अब जो है ना क्लास को हम एंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग की एक और मीटिंग अभी है, इसीलिए क्लास को, क्योंकि टाइम भी हो गया है ना। क्वेश्चन सबको याद है? यस सर। तो क्वेश्चन अगर याद है तो इसको जो आंसर करेगा सबसे बढ़िया उसको पिज्जा खिलाया जाएगा DPMI की तरफ से। याद है ना सबको ये बात? यस कोई सर। नहीं बोला पिज्जा किसी को नहीं खाना? पिज्जा किसको किसको खाना है? खाना है सर हमको खाना है। डोमिनोज पे भिजवा दीजिए। नहीं एकदम भिजवाएंगे, जिसका आंसर सही होगा मेरे व्हाट्सएप पे आएगा आंसर, उसको पिज्जा जो है भिजवाया जाएगा, ठीक है। अब्रॉड डिलीवरी भी है क्या? अब्रॉड में भी डिलीवरी होगा? नहीं अभी पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है, नेट से आप ऑर्डर दे दें वो आ जाता है। मैं ये कह रहा था कि गूगल करके तो हम नहीं पैरा मेडिकल के स्टूडेंट है, गूगल करके आंसर हम भी दे सकते हैं। आपने तो बहुत ज्यादा वक्त दे दिया बच्चों को, आपको इंस्टेंट पूछना चाहिए और वहां पे करें। माशाल्लाह बच्चे आप बहुत स्मार्ट है भाई, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, तो बच्चे उससे ज्यादा स्मार्ट है ना, वो गूगल करेंगे, सारा आंसर लेंगे, आपको भेजेंगे। तो आपको तो फिर ज्यादा मतलब नुकसान होगा, एक से ज्यादा अगर करेक्ट आंसर आएगा फिर क्या कीजिएगा। एनीवे गेट रेडी टू अरेंज द डिलीवरी ऑफ पिज्जा। चलिए शुक्रिया जो, इट वाज नाइस क्लास। किसी को कोई क्वेश्चन है, एनीबॉडी कोई क्वेश्चन तो अभी